जस्ट कंफर्म करना सर कि नोटिफिकेशन मिला है कि नहीं। आई थिंक स्टार्टेड ना। Yes, sir. ओके सर। ओके सर, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो सर जीएसटी क्लास है और ऑब्वियसली थर्सडे मींस जीएसटी। पता नहीं थर्सडे के साथ जीएसटी का क्या कनेक्शन है, पर ऐसा ही सेट हो गया है। तो सर आज का जीएसटी क्लास हमें क्या सिखाएगा? सर आज का जीएसटी क्लास एक न्यू टॉपिक, फ्रेश टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। आ, इससे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू जीएसटी पढ़ाया, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किया और फिर मैंने सप्लाई अंडर जीएसटी में डिस्कशन किया। जो लोग अभी कर चुके हो ये सब टॉपिक, नहीं हुआ है लाइव क्लास करना चाहते हो बाद में कर लेना। जिनका एग्जाम देरी है, जिनका एग्जाम पास में आ रहा है, वो लोग रिकॉर्डेड कर ले और डाउट क्लियर कर ले। सर इतना सा रिक्वेस्ट तो हमेशा होता है, मैं कर लेता हूँ सर। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन एंड सप्लाई, ये जो दो टॉपिक था, ये दोनों टॉपिक हमें ये बताया कि जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होता है, जीएसटी रिलेटेड जो गवर्नमेंट का ज़रूरत है वो क्या है, क्या नीड है जीएसटी का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स माने जीएसटी के साथ इनकम टैक्स का डिफरेंस क्या है, क्या क्या हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लीज़ मैं एक बार हल्का सा रिकॉल कराता हूँ, क्योंकि आज ना आपको एक फ्रेश डिस्कशन करवाऊंगा। उसका नाम है चार्ज अंडर जीएसटी। क्या नाम है सर? चार्ज। आप भी चार्ज हो जाओगे। ठीक है, चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ते हुए आप लोगों को भी चार्ज ऑफ हो जाओगे। तो यस सर, चार्ज हर चीज में जरूरत होता है, सिर्फ फोन पे ही चार्ज जरूरत नहीं होता है, चार्ज हर चीज में जरूरत होता है। ओके, बैटरी डाउन हो जाए, इंसान का भी बैटरी डाउन होता है। सर कहाँ लगा रहता है बैटरी? पता नहीं सर, मैं इतना साइंस तो नहीं जानता। अच्छा देखो, तो जीएसटी जो है, इसका इंट्रोडक्शन लेवल में आप लोगों को मैंने पूरा इतिहास भूगोल पढ़ा दिया। किसका? जीएसटी का। और इसके अंदर ना काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है सर। बेसिक लेवल कैलकुलेशंस याद है सर? एकदम बेसिक बेसिक लेवल कैलकुलेशन। जैसे मानो कि एक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर के बीच में क्या कनेक्शन रहते हैं। एक प्रोडक्ट, उसका कॉस्टिंग के साथ जब मार्केट में मैन्युफैक्चर होके निकलते हैं, कॉस्टिंग माने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का एक खर्चा होता है ना सर, तो वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर बेस करके होता है। फिर वही प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। फिर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हैं, फिर रिटेलर के पास जाते हैं, फिर फाइनल कंज्यूमर के पास आते हैं। और इस पूरा खेल में जीएसटी कलेक्शन क्या होगा, कौन कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को कौन जमा करेगा, आईटीसी कौन कलेक्ट करेगा, यही सब डिस्कशन इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में होता है सर। ठीक है, एंड दिस इज दैट इज द बेस ऑफ जीएसटी। मैं लिंक आई थिंक सभी के पास है। आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन या बेसिक्स ऑफ जीएसटी घर पे रिवाइज कर लो सर, कर लो। अच्छा ठीक है सर, तो फिर आज क्या होगा? अरे आज का ही तो बात करने जा रहे हैं सर। आप हमेशा आज का बात करते हो और कल का बात को पहले करते हो। अच्छा, फिर मैंने आपको सप्लाई के ऊपर बात किया। ये तो और एक एरिया था, सेक्शन 7, सेक्शन 8। ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, है ना? इसके ऊपर बहुत डिस्कस किए। एक काम कर सकते हो आप लोग, अगर हो सकता है कि, क्योंकि मैं थॉरोली पढ़ते हैं हम लोग, एक एक केस लॉ पढ़ते हैं। अगर बाई चांस कोई पर्टिकुलर केस लॉ मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया या टॉपिक डिस्कशन नहीं हुआ, आप लोग एक बार ना गो थ्रू कर लो। अगर कोई डाउट वगैरह रहे पूछ लो। ठीक है, मैं थोड़ा न्यू टॉपिक में जा रहा हूँ सर। ऐसे में सेक्शन सप्लाई अंडर जीएसटी का सेक्शन 7, सेक्शन 8, शेड्यूल 1, 2, 3 पे बार बार चर्चा कर चुका हूं। अच्छा, उसके बाद और एक चीज सर, हर चैप्टर के नीचे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, मैं आप सबको याद दिलाना, मैं सबको ना एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दूंगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा जीएसटी रिलेटेड। प्लीज मेरे को याद कराना, अगर बाई चांस मैं भूल जाऊँ तो। भूलूंगा नहीं, पर फिर भी अगर बाई चांस किसी को सेंड करने में कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोग मुझे बताना। मैं उसमें जीएसटी लेवल का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे सीएस में पूछता है, सीएमए में भी पूछता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन सभी में होते हैं, क्योंकि जीएसटी के ऊपर बेस करके सबको नॉलेज गैदर करना है।
ठीक है, एमसीक्यू रिलेटेड सवाल भी कुछ दे दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन केस लॉ क्वेश्चंस करना मत भूले, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर, डोंट वरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, चार्ज ऑफ जीएसटी। सर व्हाट इज चार्ज ऑफ जीएसटी? सर चार्ज ऑफ जीएसटी बेसिकली कैसा होता है सर, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे। जल्दबाजी से क्या है ना, हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक सेकंड, जरा रुक जाओ। सर ये जो चार्ज अंडर जीएसटी है, ये बेसिकली हमें ये सिखाता है, कहाँ चला गया भाई चार्ज, ये रहा चार्ज। तो सर चार्ज अंडर जीएसटी मेनली क्या चीज बताता है? सर ये मेनली डिस्कस करता है कि जीएसटी किस पे लगाया जाए और गवर्नमेंट कैसे जीएसटी को कलेक्ट करे। सप्लाई क्या बताता था? सप्लाई मैंने बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। सप्लाई मेनली 7-8 लेक्चर करवाया सप्लाई पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट पहले आइडेंटिफाई करता है क्या हम इसको सप्लाई मानेंगे, अगर सप्लाई हो जाए तब ना चार्ज करना है जीएसटी। हेलो, बात को समझे सर, जो लोग रेगुलरली क्लास कर रहे हो उनको बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर आप सप्लाई आइडेंटिफाई कर लेते हो तब ना जाके आप चार्ज कर पाओगे जीएसटी। तो जब तक गवर्नमेंट चार्ज नहीं करेगा, आप सोचो एक बार, तब तक गवर्नमेंट के घर में रेवेन्यू कैसे आएगा? आज के डेट में गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है उसमें जीएसटी का एक बहुत बड़ा योगदान है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर और काम करना चाहता है। इनकम टैक्स से गवर्नमेंट 15% कमाता है, इनकम करता है, जीएसटी से गवर्नमेंट 16-17% इनकम कर लेता है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से जीएसटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सर कहना क्या चाहते हो, इंपॉर्टेंट माने एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट? अरे ना रे बाबा, ना रे बाबा ना, गवर्नमेंट के अर्निंग के एंगल से बता रहा हूँ। इनकम टैक्स ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन जीएसटी ग्रो कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज कमाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट तो ट्रिलियन में कमाता है, गवर्नमेंट ट्रिलियन में कमाता है। सो ट्रिलियन में अगर अगर गवर्नमेंट 30-30 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन इनकम करते हैं, ठीक है, अगर 1 ट्रिलियन भी इनकम करते हैं ना, $1 ट्रिलियन माने 1 लाख करोड़, ठीक है, ऐसा कुछ हिसाब होता है। आप ट्रिलियन का हिसाब देख लो सर। तो उसमें जीएसटी का परसेंटेज है 16%। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट एनुअली कितना कर लेता है ना। कलेक्शन करेगा, हेलो, कलेक्शन करेगा तो उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा ना। जब तक चार्ज नहीं करेंगे तो कलेक्शन कैसे करेंगे? जैसे पुलिस गाड़ी पे केस लगाता है, हेलो, पुलिस रास्ते पे गाड़ी वाले को रोकता है ना, आप लोग सुने हो, बस वाले को, 4 चक्का वाले को, मतलब जो 4 व्हीलर वाले होते हैं, बाइक वाले को सबसे ज्यादा। हेलमेट नहीं पहनेगा केस दे देगा, गाड़ी का इंश्योरेंस का पेपर नहीं रहेगा केस दे देगा, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं रहेगा केस दे देगा, हाँ, लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ केस दे देगा। हेलो, ट्रैफिक का ये चीज आप लोग जानते हो, ऐसे होता है ट्रैफिक लाइन में, जरूर जानते होंगे सर, सुने भी होंगे। क्या रे, सुना है कि नहीं सुना? इतना बता दो सर, सुना है कि नहीं? कैसे पुलिस चार्ज कर देता है, फिर आपको, हाँ बोलो सर बोलो। এরকম হয়? Yes, sir. थैंक यू सर, बस नॉलेज होने से काफी है। सर अचानक से टैक्स पढ़ते पढ़ते आप ट्रैफिक में बात कर ली, अरे नहीं, ट्रैफिक का बात नहीं कर रहा, चार्ज का बात कर रहा। पुलिस आपसे चार्ज करता है ना, आपसे मैंने बेसिकली गाड़ी वाले को, तो पहले वो चार्ज करेगा, उसके बाद जिसको भी पुलिस केस देता है ना, फिर उसका ट्रैफिक कंट्रोलिंग का ऑनलाइन साइट है, उसमें जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं पेमेंट करोगे ना, फिर केस दे देगा, पेनल्टी और पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी। फिर एक दिन आप देखे होंगे कि आपके घर में पुलिस का कोई लोग आके गाड़ी वगैरह सब लेके जा रहा है, इसलिए डर के मारे सब केस का पैसा पहले क्लियर करता है। हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप ग्रीवांस रिड्रेसल में कंप्लेन कर सकते हो, वो उपाय है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं उसमें बात नहीं करूँ। सो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मतलब आपके मन में चल सकता है
सर ट्रैफिक पुलिस का चार्ज और जीएसटी का चार्ज क्या एक ही है? हाँ सर, जीएसटी पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस, चार्ज तो चार्ज होता है। तो ये चार्ज अंडर जीएसटी हमें एक्चुअली यही बात सिखाते हैं कि जीएसटी चार्ज कब करें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। सर क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोडक्ट सेल होता है ना, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है, जैसे आपको एक छोटा सा चीज है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया ये। जैसे मानो जब एक मैन्युफैक्चरर, जैसे ये वाला चार्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल में पढ़ाया गया है सर, ये बेसिक्स है। बेसिक्स में मैंने ये चार्ट को पढ़ाया था कि से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको डेवलप करने में आपका कॉस्टिंग पड़ गया 1 लाख, मार्केट में प्रोडक्ट का रेट है 18% जीएसटी रेट। तो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरर, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेलर होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर के पास कोई आईटीसी नहीं है। सर आईटीसी क्या है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बेसिक्स में चर्चा करके रखा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आईटीसी के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर भी आएगा, तब मैं आईटीसी के बारे में आपको और डिटेल्स बताऊंगा। आईटीसी के बारे में मैं आपको एक स्पेशल डिस्कशन, ऑलरेडी बेसिक्स में मैंने काफी बात किया, लेकिन आईटीसी रिलेटेड चैप्टर भी होते हैं। सर ये कौन सा आईटीसी है? सर इसी को लेके तो मारा मारी है जीएसटी में। सबसे हॉट टॉपिक बोल सकते हो जीएसटी का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन एरिया इन रियल लाइफ, आईटीसी कैलकुलेशंस। ठीक है। तो नॉर्मली जब मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सप्लायर होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर का कोई आईटीसी नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ रीजन है, तभी रिपीट कर रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर 1 लाख का प्रोडक्ट है, जीएसटी लगा रहा है 18% और इसको डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर को आप लोग होलसेलर के नाम पे भी जानते हो। ठीक है। जैसे बड़ा बाजार में जैसे बड़े बड़े दुकानदार होते हैं ना, तो मान के चलो कि ये बड़ा बाजार वाला दुकानदार है। बड़ा बाजार माने कोलकाता का होलसेल मार्केट सर, यानी एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट का ना एक होलसेल मार्केट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट होता है, जहां पर वो सिर्फ होलसेल में प्रोडक्ट बेचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये प्रोडक्ट 1 लाख का कॉस्टिंग के साथ आता है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट लगाता है सर। अच्छा, मैन्युफैक्चरर अपने कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया, मान के चलता है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर 11,200 का प्रॉफिट लगाया। आप हिसाब कर लो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट के ऊपर लगाया। तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस बन गया 1,11,200। जीएसटी चार्ज होता है, हेलो, जीएसटी चार्ज होता है, देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, चार्ज। सुन रहे हो सर? सुनो सर सुनो, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, चार्ज। ओके। तो जीएसटी चार्ज होगा सेल प्राइस पे। ये जो सेल प्राइस है 1,11,200, इस पे जीएसटी लग रहा है 18%, बिकॉज इस प्रोडक्ट का रेट ही यही है। ये जो प्रोडक्ट है सर, कौन सा प्रोडक्ट है? सर हम लोग तो एग्जाम्पल कर रहे हैं, बाकी तो रियल लाइफ में आपको पूरा रेट चार्ट का लिस्ट मिल जाएगा। उसमें क्या है, जब आप लोग जीएसटी का काम करोगे ना, किसी फार्म में जीएसटी का कंसल्टिंग करोगे ना, बन सकते हो सर। आजकल मार्केट में बहुत जीएसटी का काम है, और एज ए सीए, एज ए सीएमए, एज ए सीएस, बहुत बड़ा रोल प्ले है। जब आप कंपनी के लिए भी काम करोगे तब भी जीएसटी का बहुत बड़ा इश्यूज आता है। ठीक है, अभी उतना गहराई पे नहीं चले। तो जीएसटी एट द रेट 18%। सो प्लीज कैलकुलेट करके देखो एक बार, इतना अमाउंट हो रहा है सर? हेलो, अमाउंट इतना हो रहा है, कैलकुलेशन क्या बता रहा है सर? 1,11,200 इंटू 18% करने से आश्चर्य। 1,11,000 कितना था, 200। ठीक है, वन लाख नहीं इलेवन सर, थाउजेंड टू हंड्रेड इस पे कितना लगाना है सर? 18%। थैंक यू सर। 20,016। तो इसका मतलब ये अमाउंट क्या है? व्हाट इज दिस अमाउंट? सर ये अमाउंट गवर्नमेंट के घर में क्या करेंगे, जमा करेंगे। कौन जमा करेगा? सर डिस्ट्रीब्यूटर ये अमाउंट एक्चुअली मैन्युफैक्चरर को देगा, और मैन्युफैक्चरर ये अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ये अमाउंट
मैन्युफैक्चरर को देगा और मैन्युफैक्चरर इसको गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सेल प्राइस के साथ ही ये जीएसटी का पैसा दे देता है ना। जब मैन्युफैक्चरर कलेक्ट करेगा विद जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब आगे देखो खेल क्या होता है, सुन लो सर, 5 मिनट बात करूंगा इस मैटर पे। फिर डिस्ट्रीब्यूटर यही प्रोडक्ट रिटेलर को देता है, तो रिटेलर के लिए क्या प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ जाएगा, 1,11,200, जिसमें जीएसटी अलग है। जीएसटी कॉस्ट नहीं है सर, जीएसटी टैक्स ऑब्लिगेशंस है, इसका अलग हिसाब होता है, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर का सेल प्राइस है वही रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है। हेलो सर, बेसिक कॉस्टिंग है, इतना तो बताओ मुझे। डिस्ट्रीब्यूटर का जो सेल प्राइस है वही इसका कॉस्ट प्राइस है ना। मैंने बांग्ला बोलने बोलते पारी। हाँ बोलो सर, बोलो बोलो सर, यस और नो। यस सर। यस सर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो सेल प्राइस है इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, अरे फर्क पड़ता है ना सर। अब ये 1,11,200 इस पे रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर माने बांग्लाते আমরা বলি খুচরো বিক্রেতা। अब ज्यादा बांग्ला नहीं चलेगा सर इधर, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड को ना ये बांग्ला वर्ड वर्ड ज्यादा चलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी कम करेंगे। ऐसे अगर आपका लैंग्वेज जो भी आपका पसंदीदा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप याद कर सकते हो। बेसिकली जो लोग खुदरा बिजनेस है माने वो लॉट में माल नहीं बेचता, सिंगल पीस बेचता है। लॉट में माल बेचना बड़ा बाजार में या किसी भी प्रोडक्ट का होलसेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का होलसेल मार्केट है हमारे कोलकाता में चांदनी चौक में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, दोनों का होलसेल मार्केट चांदनी चौक। कपड़ा मार्केट या फिर ग्रोसरी मार्केट है पोस्ता, ठीक है, कपड़ा मार्केट है बड़ा बाजार, ठीक है। बड़ा बाजार में भी अलग अलग गली हैं, कभी किस गली को कॉटन गली बोलते हैं, किस गली को आटा गली बोलते हैं, किस गली को अलग अलग मसाला पट्टी बोलते हैं। किसी एक मार्केट है जहां पर ना फैंसी आइटम का प्रोडक्ट मिलता है, उसको जैसे लड़की लोगों का होता है ना सर, कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी, उसके लिए एक मार्केट है, उसका नाम है बागड़ी मार्केट, ठीक है। तो अलग अलग होलसेल मार्केट है सर। बड़ा बाजार कभी घूमना बिजनेस पर्पस के लिए, बहुत नॉलेज मिलेगा। एक्चुअली आप लोग जितना मेहनत कर रहे हो ना, आपका क्लाइंट उधर ही है। आपका क्लाइंट उधर बैठा है सर, क्योंकि बिजनेस तो उधर होता है। आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाए जिसका ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी तो आपका जीएसटी का काम चलेगा, तभी तो आपका फार्म चलेगा, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा, प्रोफेशन चलेगा। तो अपने आप को बनाओ सर, मैं तो रूट बता रहा हूँ आपको। सर बड़ा बाजार कौन जाएगा इतना गर्मी में पसीना में, जूता घिसना पड़ता है जिंदगी में, जूता नहीं घिसोगे कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है सर, सबका अपना अपना इच्छा है। तो 1,11,200 प्रॉफिट इस पे लगा दो सर, रिटेलर इस पे प्रॉफिट। अच्छा एक चीज देखो, आपके मन में सवाल चल सकते हैं, सर डिस्ट्रीब्यूटर कम प्रॉफिट लगा रहा है, रिटेलर ज्यादा प्रॉफिट लगा रहा है। सर एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटर एक प्रोडक्ट नहीं बेचता है। जैसे ये B2B सेल है, ये जो सेल है ना सर, दिस इज अ B2B सेल। B2B सेल माने, B2B सेल माने डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को बेचता है तो ऑब्वियस बात है कि रिटेलर इनसे किसी प्रोडक्ट का, से फॉर एग्जांपल एक लॉट लाता है, तो उस लॉट में मानो 10 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, 10 क्वांटिटी है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ना एक साथ कम से कम 10 क्वांटिटी प्रोडक्ट बेचा है, यूनिट्स, ठीक है। लेकिन रिटेलर जब कस्टमर को बेचता है तो रिटेलर के पास वैसा कस्टमर नहीं आता है, बिकॉज ये B2C हो गया है ना, ये B2B था तो ये B2C हो गया। और B2C में रिटेलर को इतना एक साथ माल बेचने का मौका नहीं मिलता, इसलिए ये प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लगाता है। दिस इज अ वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेचता है, ठीक है, लम सम में बेचता है, तो वो प्रॉफिट कम लगाएगा, क्योंकि उसका नंबर ऑफ यूनिट से ज्यादा है, तो वो कम प्रॉफिट में भी सामान बेच सकता है। लेकिन रिटेलर हार्डली एक यूनिट बेचेगा, हार्डली, तो तब रिटेलर उसमें प्रॉफिट ज्यादा लगाएगा कॉम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर। यही सिस्टम है, दुनिया का नियम है सर, बिजनेस का नियम है। सर ऐसा होता है बिजनेस, हाँ सर ऐसा होता है बिजनेस। अब देखो सेल प्राइस देखो, अब सेल प्राइस क्या हो गया, 1,35,840, ये ऐड करके इस पे जीएसटी लगेगा, चार्ज जीएसटी चार्ज करो 18%।
अच्छा ये जीएसटी कौन किसको देगा? हेलो, ये जो जीएसटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये किसको देना है? सर ये चार्ज करेगा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर जब प्रोडक्ट रिटेलर को सेल करता है तब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के ऊपर ये प्रोडक्ट का अमाउंट चार्ज करेगा। सो 1,35,840 के ऊपर 18% चार्ज करके 24,451 जीएसटी के नाम पे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से कलेक्ट करेगा दिस अमाउंट एंड गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। हु इज द गवर्नमेंट? सर इंडिया। इंडिया इज द गवर्नमेंट। हु इज द गवर्नमेंट सर? इंडिया इज द गवर्नमेंट सर। इंडिया कौन है? सर इंडिया इज द कंट्री। ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट है। सर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, फिर कंज्यूमर। आगे देखो खेल में मजा तब आता है जब सबसे बड़ा बोका बन जाता है कस्टमर। सर कस्टमर को बचने का कोई उपाय नहीं है, देयर इज नो, मतलब भागने का जगह नहीं है, सिंपल बात है, नो वे। माने कस्टमर को अल्टीमेटली पूरे अमाउंट पे प्रोडक्ट पे जीएसटी देना पड़ता है। यस सर, कस्टमर का किस्मत ही खोट है। किस्मत में खोट समझते हो? मैंने बोले ना हमारे भाग्योटा ही खराब। हाँ सर, कस्टमर ही ऐसा है। अब देखो इधर 1,11,200, उसमें प्रॉफिट लग के 24,640 का और प्रॉफिट ऐड किया रिटेलर ने 135,840। अब कस्टमर को देखो सर, कस्टमर 135,840 के ऊपर 24,451, 135,840 प्लस 24,451 टैक्स अमाउंट भी कस्टमर अपने पॉकेट से देगा, माने जीएसटी। कुल मिला के कस्टमर का खर्चा पड़ जाएगा 1,60,291, 1,60,291.2। सर कस्टमर तो बोका बन गया। सर क्या कर सकते हैं, यही इकोनॉमी का सबसे बड़ा किस्मत वाला खेल है। मैंने किस्मत वाले में बोलना ये चाह रहा था कि कस्टमर को, अच्छा कस्टमर कौन है? सर कस्टमर कोई भी हो सकता है, कभी आप तो कभी मैं तो कभी कोई तीसरा बंदा, है ना? कस्टमर हर कोई। आज आप दुकानदार हो तो कल आप कस्टमर बनोगे। मानो आपका कपड़ा का दुकान है लेकिन ग्रोसरी का नहीं है, तो ग्रोसरी दुकान में जाओगे। आपका स्टील का दुकान है लेकिन एल्यूमिनियम का नहीं है, तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार आध बार कस्टमर, तो एक बार आध बार क्यों, कस्टमर हर केस में बनना पड़ता है, एक आध केस को छोड़ के। अगर वो उसका कोई अपना बिजनेस है तो शायद उस चीज का वो मार्केट में जाके खरीदारी नहीं करते। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। वो भी खरीदना पड़ता है, थोड़ा सस्ता में भी मिल जाए। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि कस्टमर को सबसे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। सर ये क्यों बता रहे हो आप? ये तो इंट्रोडक्शन में भी बताया आपने। सर इसमें एक चीज ध्यान से सुनने वाला बात है सर, मैं थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ, मैं थोड़ा बेस बना रहा हूँ। सर ये पूरा खेल जो हुआ ना, इसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। क्या कहते हैं सर? फॉरवर्ड चार्ज। मतलब ये दिस इज द रेगुलर सिस्टम, दिस इज द रेगुलर सिस्टम ऑफ जीएसटी कलेक्शन, जीएसटी लेवी एंड कलेक्शन। क्या बोलते हैं? जीएसटी लेवी एंड कलेक्शन। लेवी करना माने लगाना, चार्ज करना, ठीक है? जीएसटी लिवाई करना और कलेक्शन करना, ये दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम। मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर पे चार्ज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पे करेगा, रिटेलर कस्टमर पे करेगा। अच्छा इसमें एक खेल है, इसमें खेल होता है। आपको लगा कि सर सरकार गवर्नमेंट के घर में इतना इतना पैसा चला गया, नहीं सर गवर्नमेंट को इतना नहीं मिलता। इसी में आईटीसी का खेल है, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में एक बार बता के आया। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड है, उसके पास कोई डेटा नॉर्मली नहीं होता है। फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग आप ये बात समझो, ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरर का कुछ नहीं होता, ठीक है, हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में नहीं रखे हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखो सर, आईटीसी का कैलकुलेशन दिखाते हैं। सर मैं इतना सारा कहानी क्यों बना रहा हूँ, मैंने कहानी मैंने इतना सारा सेटअप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको आज एक टॉपिक बताने वाला हूँ। सर टॉपिक का नाम क्या है? सर टॉपिक का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर रिवर्स चार्ज, हाँ सर, फॉरवर्ड चार्ज का उल्टा। फॉरवर्ड चार्ज का उल्टा, उल्टा माने रिवर्स। सर ऐसा क्या होता है? सर ये रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है। किसके घर में? गवर्नमेंट के घर में।
तो फॉरवर्ड में नहीं करना पड़ता, नहीं सर, फॉरवर्ड में ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड में जो सेलर है वही गवर्नमेंट को पे करता है, पर रिवर्स चार्ज में जो बायर है वो गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं। सर खेल को थोड़ा समझाओ। सर समझाता हूँ। जिसे कुछ भी नहीं पता उसके लिए ही बोलूंगा, जिसे कुछ पता है वो इजी समझ जाएगा, बट जिसे कुछ भी नहीं पता वो भी समझ जाएगा। थोड़ा कंसंट्रेशन और पेशेंस की जरूरत पड़ता है, और कुछ नहीं। क्या देना है आपको? कंसंट्रेशन देना है और पेशेंस देना है। सर इतना कीमती है आपका कंसंट्रेशन और आपका पेशेंस, इतना कीमती है सर कि मैं भीख मांगता रहता हूँ कि सर कंसंट्रेशन दो, सर पेशेंस रखो। सर ऐसा वर्ड ना यूज करे, भीख वगैरह, दिस इज अ गंदा वर्ड। ओके सर, सॉरी सर। अच्छा देखो, रिवर्स चार्ज को समझना है तो पहले फॉरवर्ड चार्ज को अच्छे तरह से समझो, क्योंकि अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगा ना तो आप रिवर्स चार्ज में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बेस बना रहा हूँ। तो कहना क्या था इसमें, तो जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट बेचा तो डिस्ट्रीब्यूटर से जीएसटी कलेक्ट किया 18% करके 20,016। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर कितना जीएसटी चार्ज किया था डिस्ट्रीब्यूटर से? 18,000। ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूटर ये चार्ज करेगा रिटेलर से, ये 20,016 डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करेगा रिटेलर से। मैन्युफैक्चरर 18,000 चार्ज करेगा डिस्ट्रीब्यूटर से, और रिटेलर 24,451 चार्ज करेगा कंज्यूमर से। तो मैन्युफैक्चरर क्योंकि फर्स्ट हैंड है, उसके पास कोई पहले का क्रेडिट नहीं है। अब ध्यान से सुनना सर, गवर्नमेंट को कैसे कितना मिलता है? सर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर पे कर दिया, सर पे कर दिया मैंने ड्यूरिंग परचेस, ड्यूरिंग परचेस। अच्छा, ये परचेस परचेस टैक्स ना, ये परचेस टैक्स को ही जीएसटी में कहा जाता है इनपुट टैक्स। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर इनपुट इक्वल्स टू परचेस, ध्यान से सुनना बात को मेरा, इनपुट इक्वल्स टू परचेस एंड आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, इनपुट इक्वल्स टू परचेस एंड आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स। ये बेसिक सा बात है, बट इसी बेसिक के ऊपर बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। तो इनपुट माने परचेस के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर जो टैक्स पे करता है, जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर होता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलते हैं उसके, वहां पर ना एक लेजर मेंटेन होता है। ये सब मैं आगे आगे सिखाऊंगा। लेजर माने सर जैसे अकाउंट्स का लेजर होता है, द आंसर इज यस, जैसे अकाउंट्स का लेजर होता है तो वो लेजर मेंटेन करता है। ऐसा इंट्रोडक्शन में मैंने हल्का फुल्का आइडिया दिया। तो लेजर मेंटेन करके वहां पर वो क्या बताना चाहता है कि मैंने ऑलरेडी, डिस्ट्रीब्यूटर ये मेंटेन कर रहा है कि मैं ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को 18,000 पे किया टुवर्ड जीएसटी। ये 18,000 मैन्युफैक्चरर का अपना नहीं है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर अपने घर पे नहीं लेके जा सकता, ये गवर्नमेंट को पे करने के लिए है। मैन्युफैक्चरर अपने घर पे 1 लाख लेके जा सकता है, इस 1 लाख गवर्नमेंट का है, सॉरी मैन्युफैक्चरर का पर्सनल है। बट जीएसटी वैल्यू किसी का मतलब बोलते हैं ना, ये तुम्हारा पापा का है क्या स्लैंग में बोलते हैं ना, तेरा, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये सरकारी है, ये जो जीएसटी वैल्यू है ये सरकार का है। तो जीएसटी का जो 18,000 का वैल्यू है जो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, जीएसटी डिपार्टमेंट के साइड में जो लेजर मेंटेन होता है उसमें इनपुट क्रेडिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूटर का कितना शो कर रहा है? 18,000। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर को शो करने का क्या फायदा? सर इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, माने परचेज टैक्स क्रेडिट। सर इसका क्या फायदा, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। यही पैसा अब डिस्ट्रीब्यूटर जब अपना प्रोडक्ट रिटेलर को सेल करता है, ध्यान से सुनना, ये एक्चुअली कैस्केडिंग इफेक्ट, बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट करना, इजी करना, ये सब प्रोसेस में काम किया है। मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन में थियोरेटिकली सब बात किया था। अभी आप लोग कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिक्स देख रहे हो, बट थियोरेटिकली इसका सारा इंपॉर्टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में बातचीत हुआ है। पढ़ोगे तो जान जाओगे, रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा सर। अब रिटेलर को जब डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट बेचा तो रिटेलर से कितना चार्ज किया? 24,451। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को प्रोडक्ट बेचा तो कितना चार्ज किया सर? 20,016।
अब गवर्नमेंट ना डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है, मन ही मन में बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट माने जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है कि भाई तुमको जीएसटी मिला दो, बी 20,016 का दे दो मेरे को। तब डिस्ट्रीब्यूटर चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं सर? मेरा एक फेमस बात है, हाँ आयन, क्या बोलते हैं? रुको सरकार। यस सर, रुको सरकार। रुको सरकार, रुको माने वेट, गवर्नमेंट वेट। सर क्यों वेट क्यों कराना है? सर वेट इसलिए कराना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑलरेडी क्रेडिट है। एक्चुअली ये जो 20,016 अमाउंट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर को ही गवर्नमेंट को घर में जमा करना है, पर डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 जमा नहीं करेगा। तो फिर कितना करेगा? 20,016 से 18,000 माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ अमाउंट गवर्नमेंट के घर में जाएगा। कितना हो जाएगा? 2016। ये देखो नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट कॉलम में हिसाब दिया, पेड टू गवर्नमेंट 2016। सर ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं टैक्स बर्डन शिफ्ट करना, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा बर्डन किसी एक के ऊपर आ जाए, तो मुश्किल हो जाएगा। तो 20,016 गवर्नमेंट जरूर उसको मांग सकता है, बट अगर उसके पास पहले का कुछ क्रेडिट है तो वो क्रेडिट वो यहाँ पर यूज कर सकता है। ये जो 18,000 है, दिस इज कॉल्ड आईटीसी। इसी को आईटीसी कहते हैं, और इसी आईटीसी को लेके पूरा खेल है, इसके ऊपर स्पेशल चैप्टर भी आएगा, डोंट वरी। नाउ अब रिटेलर के पास चलते हैं। रिटेलर जब कस्टमर को बेचता है, कंज्यूमर को, एंड कस्टमर को, तो वो कस्टमर से 24,451 चार्ज करता है। माने कस्टमर ये अमाउंट रिटेलर के घर में पे करता है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट प्राइस। लेकिन इसमें से मतलब ये जो 1,60,000 टोटल एक्चुअली कस्टमर पे करता है, लेकिन 1,60,000 में से 24,451 इसमें किसका हक है? मुझे तो सिर्फ, मतलब एक गाना है ना, मतलब तेरा हक है, ऐसा कुछ गाना है ना, हाँ मुझे हक है। तो ये 24,000 में किसका हक है? इसमें हक है गवर्नमेंट का। ये किसी का, ना तो रिटेलर का है ना तो डिस्ट्रीब्यूटर का है, किसी का नहीं है, ये सरकार का है। क्योंकि ये 24,451 जीएसटी के नाम पे कस्टमर से रिटेलर ने कलेक्ट किया। रिटेलर कौन? इज द सप्लायर, सप्लायर ऑफ कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन? इज द सप्लायर ऑफ रिटेलर। मैन्युफैक्चरर कौन? इज द सप्लायर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। और ये हर केस में ये क्या हो रहा है सर? फॉरवर्ड लेवल में जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब जब रिटेलर को गवर्नमेंट बोलेगा कि चलो रिटेलर 24,451 गवर्नमेंट के घर में जमा करो, तब गवर्नमेंट मतलब रिटेलर चिल्लाते हैं अगेन, वेट गवर्नमेंट वेट, रुको सरकार। क्यों? क्योंकि उसके पास भी क्रेडिट है ना, 20,016 पेमेंट किया था डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 24,451 से 20,016 माइनस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के घर में कितना पे हो जाएगा? गवर्नमेंट के घर में कितना पे हो जाएगा सर? माइनस करके बताओ, कत पे হবে? अभी रिटेलर कितना पे करेगा सरकार को? हाँ सर बोलो, चुप ना रहो, कुछ तो कहो। हाँ बोलो सर बोलो। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बोझे যাচ্ছে ना? अरे हाँ या ना? कुछ तो नहीं है सर, बेसिक चीज है एकदम। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो, फिर से समझा दूंगा। एनी डाउट सर? ना सर, बुझते পেরেছি। ओके सर। तो अभी रिटेलर कितना पे करेगा गवर्नमेंट को? 4,435। और सारा का सारा टैक्स बर्डन कौन पे बेयर करेगा? कंज्यूमर। 18,000 का जो टैक्स अमाउंट था, जो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दिया था डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करके, 2016 जो गवर्नमेंट को आईटीसी के लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया था वो भी, और 4,435 ये भी, सारा पेमेंट कुल मिला के 24, मानी ये जो कस्टमर अल्टीमेटली जो टैक्स अमाउंट पे करता है
वही अमाउंट एक्चुअली गवर्नमेंट के घर में एक्चुअल में जमा होता है, बट वो पार्ट बाय पार्ट जाता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर से कलेक्ट करके ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट कर लेगा, थोड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से पूरा खेल चलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो भी बात मैंने आपके साथ किया, ये फॉरवर्ड चार्ज में होता है सर, ठीक है। ये फॉरवर्ड चार्ज में होता है, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं आपको थोड़ा आगे लेके बढ़ूंगा सर, क्योंकि मैं आपको क्या बताना चाहूंगा सर क्योंकि मैं आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये एवरी चैप्टर के अंदर ना आपको डेफिनेशन मिल जाता है, तो प्लीज आप डेफिनेशन को एक बार जरूर पढ़िएगा। और इसमें ना आपको एक इंडिया का डेफिनेशन मिलेगा। ये मैंने इनकम टैक्स क्लास में डिस्कस करके रखा, व्हाट इज इंडिया, ठीक है। मैंने इंडिया क्यों, क्योंकि जब कोई फॉरेन से प्रोडक्ट आता है ना जहाज करके, तो इंडियन टेरिटरी में पहुंच जाने से ना उसको जीएसटी देना पड़ता है, माने चार्ज हो सकता है, देना पड़ता है माने चार्ज हो सकता है। तो उसके बारे में इंडिया क्या है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इंडिया एक्सटेंड्स टू एक्चुअली बोलता है 12 नॉटिकल माइल। इंडिया कितना तक फैला हुआ है, 12 नॉटिकल माइल तक। इंडिया का कस्टम ऑर्डर कितना है, 24 नॉटिकल माइल तक। ये मैंने इनकम टैक्स क्लास में भी इसके बारे में मैं बात करता हूँ। मतलब अगर इंडिया में कोई बाहर का बंदा या कोई बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में घुस जाता है ना, तो उसमें जीएसटी चार्ज हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आने से ही कर देगा, बट तुम घुसेगा क्यों, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में क्यों आएगा, मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में, रुक जाओ सर। लेकिन ये टॉपिक जो है, ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर का मेन पॉइंट इज दैट कि जीएसटी में चार्ज कैसे होता है। जैसे मैं आपको फॉरवर्ड चार्ज के बारे में आप लोगों को पहले भी आइडिया था, आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही आइडिया था, क्योंकि ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला, ठीक है। और सप्लाई में भी तो आपको समझ में आ ही रहा था कि नॉर्मली सप्लायर जो होते हैं, सप्लायर माने सेलर जो होते हैं, वो प्रोडक्ट बेचता है, सेल करने के टाइम पे सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं। सेल टैक्स माने जीएसटी आज के डेट में, पुराने समय में मतलब ओल्ड टाइम्स इसको सेल टैक्स कहा जाता था। जो सेल करता है वो सेल टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। तो आज के डेट में क्या हो गया, जो सप्लायर है वो जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा। और आपको मैंने हिसाब दिखाया कि इनपुट क्रेडिट मिलता है, उसका भी हिसाब अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, मतलब जीएसटी अकाउंट्स। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने जब आता है क्या, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, देयर मे बी सर्टेन, मे बी नहीं, देयर आर रियली सर्टेन सिचुएशंस जब आपको एक्चुअली क्या करना पड़ता है, रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ता है। अब आपको आपके मन में चल रहा है सर ये रिवर्स चार्ज क्या है और कहां से आ गया, मन में जरूर चल रहा होगा। और इस मैकेनिज्म का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मैं इसी पॉइंट पे आज थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि यही इस चैप्टर का सबसे हीरो टॉपिक है। चार्ज अंडर जीएसटी का सबसे हीरो टॉपिक यही है। तो पहले आप ये समझ जाओ कि रिवर्स चार्ज होता क्या है, फिर मैं आपके साथ सेक्शन वाइज चर्चा करूंगा, ठीक है। एक दो क्लास लगेगा सर इसमें, ठीक है, एक दो लगेगा, तो फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। फिर सेक्शन वाइज में मैं आपके साथ जैसे हमेशा बात करता हूँ डिटेल्स में करूंगा। और मैं प्रोडक्ट लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से प्रोडक्ट के केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स कलेक्शन होता है। ओके, तो चलो सर बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे ट्रांसपोर्टर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाते हैं, ठीक है, इसके इस तरह का बिजनेस को ना रिवर्स चार्ज में काफी पॉपुलर है इनका, ठीक है। फिर आपका एडवोकेट वगैरह जो सर्विस देते हैं, ठीक है, लीगल सर्विस जो देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। सर्विस सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल माने कोर्ट वगैरह जो होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप पड़ जाता है सर। इसका पूरा सेक्शन का पूरा डिटेल्स है, आपको याद करना है। लेकिन याद करने से पहले, हेलो, याद करने से पहले समझदार होना जरूरी होता है। तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट में ध्यान देते हैं सर। सर ये आप नहीं कर सकते, मगअप नहीं कर सकते, इतना मुखोश तो नहीं कर पाओगे, पहले समझो, उसके बाद जब तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल एरिया क्लियर नहीं होगा, तब तक एकदम मतलब आधा अधूरा हो जाएगा। तो जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज लायबल टू पे जीएसटी, जो मैं इतनी देर से आपको मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी
मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर का केस समझा रहा था। However, under the reverse charge mechanism, the liability to pay GST is cast on the recipient of the goods of service. Recipient माने बेसिकली जो गुड्स को बाई करता है, परचेजर, है ना। गुड्स को रिसीव कौन करेगा? परचेजर, जो परचेज करेगा, सेलर नहीं। तो सर ये उल्टा बात हो गया। उल्टा होता है क्योंकि इसमें क्या बताया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन से उल्टा जाएगा, इसीलिए नाम है रिवर्स चार्ज। अब चलो मैं आपको रिवर्स चार्ज में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड में बताता हूँ कि रिवर्स चार्ज क्या है और क्यों रिवर्स चार्ज के बारे में डिटेल्स में नॉलेज गैदर करना है। बिकॉज देखो सर, एज ए जीएसटी कंसल्टेंट आपके सामने अलग अलग क्लाइंट आएंगे, एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस, एज ए सीएमए, ठीक है। इवन एडवोकेट भी जीएसटी का काम करते हैं, बट आजकल उनको भी, क्योंकि एडवोकेट का और भी एरिया है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के सीए का या फिर सीएमए का साथ ही लेना पड़ता है। तो बहुत बड़ा एरिया है सर जीएसटी, मतलब कमाने का भी बहुत बड़ा जरिया भी है। तो आपके सामने ना वैराइटीज ऑफ कस्टमर, मतलब क्लाइंट आएंगे अपना बिजनेस लेके। क्यों? जीएसटी पेमेंट करना है, नहीं तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगा उनको। अगर वो जीएसटी पेमेंट नहीं करेगा ना तो गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो बिना जीएसटी का माथा खराब कर सकता है। लीगल नोटिस दे देके आप लोग करोड़ों में कमाओगे यार, हम लोग क्या करेंगे? तो देश कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ कर नहीं सकते, गवर्नमेंट का भी अपना ऑब्लिगेशन है, वो भी तो फंस गया है सर। तो बिजनेसमैन अगर लायबल है जीएसटी पे करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और प्रोडक्ट का ऊपर जो भी जीएसटी कलेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट के घर में जमा करने के लिए, तो उसको करना पड़ेगा। बाकी रूल्स रेगुलेशंस कंसल्टेंट समझाएगा उसको, ठीक है। जिसको भी बिजनेस करना होता है, अच्छा खासा खासा कमाते हैं, उनको ना कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, तभी वो आते हैं, और आते भी हैं, आना पड़ेगा। नहीं आएगा तो आज, नहीं तो कल फंस जाएगा। फिर उनको पूरा डिटेल्स देते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दो। मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज बन गया है सर। ऐसे लोकल लेवल में जो लोकल एरिया में काम करते हैं उनका तो है ही, उनके बारे में तो मैं क्या बताऊं, जीएसटी कंसल्टेंट ढूंढोगे तो मिल जाएगा। या फिर आप gst.government.in के साइट में जाओगे ना, तो भी आप लोकल में कौन जीएसटी प्रैक्टिशनर है उसका भी आपको खबर मिल जाता है। सॉरी, gst.government.in, दिस इज द जीएसटी साइट। और यहाँ आके आप ये देखो सर, ये गवर्नमेंट का साइट है। यहाँ पर आप लॉगिन वगैरह बना सकते हो एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर एज वेल एज ए टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो टैक्स पेयर्स भी जीएसटी प्रैक्टिशनर ढूंढ सकता है, और जीएसटी प्रैक्टिशनर भी टैक्स पेयर को ढूंढ सकता है। सारा उपाय है। ये सब टॉपिक में बताऊंगा कि फॉर्म वगैरह कौन से काम के लिए कौन सा जीएसटी लगता है। ये सब जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिटर्न फाइलिंग वगैरह के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस में यही सब लगता है सर, कि किस काम के लिए कौन सा फॉर्म यूज करें। इस चैप्टर आएगा सर, फॉर्म का चैप्टर। बहुत लोग में भी कर चुके हो पहले, जो कर चुके वो रिवाइज करते जाए, और जो नहीं किया है वो बाद में करेगा लाइव, नो इशू। सर माथा खराब कर देते हो आप, इतना सारा बात एक साथ क्यों करते हो? सर आप लोग अभी और छोटे नहीं हो कि छोटा बच्चा जान से हमको, ऐसा नहीं है। आप लोग अभी बड़े हो चुके हो, आपका माथा एक साथ बहुत सारा जगह में जाना चाहिए। Reverse charge is a mechanism where the recipient of the goods or service is liable to pay GST instead of the supplier. I hope कि समझ गए होंगे, जिसे कुछ भी नहीं पता वो भी समझ गया होगा। सर कौन होते हैं ऐसे लोग जो रिसिपेंट होके गवर्नमेंट के घर में टैक्स पे करते हैं, माने बायर होके? बताते हैं ना, बताते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टर तो एक है ही, जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी चलाते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और भी है, लंबा लिस्ट है। आई विल एक्सप्लेन, मैं शेयर भी कर दूंगा लिस्ट, आपको शेयर भी कर दूंगा आपको, डोंट वरी। जैसे एक लेटेस्ट अपडेशन देता हूं आपको, 50th जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था, कब था? 11 जुलाई 2023 को। इस पे रिवर्स चार्ज को लेके कुछ डिसीजंस भी लिया गया है, दैट द सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन में कुछ अपडेशंस आया है। अभी जो लोग रियल लाइफ में रेगुलरली काम कर रहे हैं उनको ये सब अपडेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लिए अभी ये लागू नहीं होगा, बिकॉज एकदम लास्ट मंथ का डेटा है। हाँ, जो लोग जून के एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए लागू हो जाएगा, मैंने मई जून 2024 में जो लोग बैठेगा उनके लिए ये सब अपडेशन लागू हो जाएगा। द सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन बाय एग्रीकल्चरिस्ट,
to cooperatives including Kala Cotton will be taxable under reverse charge. मतलब new addition हुआ है, amendment basically. That service supplied by a director of a company to the company. Director of a company जब अपने ही कंपनी को सर्विस देते हैं in their personal और private capacity, तब वो आरसीएम में चार्ज नहीं होगा. नॉर्मली होता है जब डायरेक्टर अपनी कंपनी को सर्विस देते हैं वो आरसीएम में आता है, ठीक है. बट इधर बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट कैपेसिटी में करे या पर्सनल कैपेसिटी में करे तो टैक्सेबल नहीं करेंगे. ये न्यू अपडेशन है. ऐसे आप लोगों के दिसंबर एग्जाम के लिए नॉट मैंडेटरी. दिस डिसीजन अच्छा विल कम इनटू फोर्स ऑन नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी. ठीक है, जब सीबीआईसी नोटिफाई कर देगा तब वो फोर्स हो जाएगा. ये काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, ये काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन हुआ है. सर आप लोग सोच रहे हो सर हम लोग अभी एग्जाम देंगे कि रियल लाइफ अपडेशन लेंगे? सर आया था बता दिया आपको, आप लोगों को भी तो अपडेट होना पड़ेगा समय के साथ साथ, नहीं तो आप बोलोगे मतलब जीएसटी क्या है, किस तरह से काम करता है, जीएसटी रिलेटेड डिस्कशन क्या होता है. कोई बात नहीं, चलो अपडेशन भी जब भी न्यूज़पेपर में आता है, किस वेबसाइट में जाने से अपडेशन मिलता है, सब बताएंगे सर धीरे धीरे. व्हाट इज रिवर्स चार्ज? टिपिकली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, जो भी गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं वो गवर्नमेंट के घर में टैक्स कलेक्ट करके पे करते हैं, पेज द टैक्स ऑन सप्लाई. ओके, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म the recipient of goods or service becomes liable to pay the tax. That is, chargeability gets reversed. Chargeability gets reversed. मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, एक सेकेंड. एक छोटा सा इमेज था मेरे पास जिसमें काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया था. इमेज कहाँ से लगा? ओह, इमेज अपडेट नहीं हुआ क्या? एक सेकंड रुको सर, मैं थोड़ा सा इमेज कलेक्ट कर लेता हूँ, आपको सुविधा होगा समझने में. जस्ट अ मिनट. इमेज कहाँ चला गया वो? एक सेकंड सर, ठीक है. अब देखो देखो तो इमेज दिख रहा है. ऐसे ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ गया, बट अगर इसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाऊं तो कुछ इस तरह का देखने को होता है. नॉर्मल पेमेंट जीएसटी प्रोसेस. नॉर्मल पेमेंट जीएसटी प्रोसेस ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं सर आप लोगों को. सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ओके, जो भी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, कौन किसको कर रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को. तो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता हूँ. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर का कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि मिस्टर, चलो मिस्टर नील, ओके. और रिसीवर ऑफ द गुड्स का एक नाम ले लेता हूँ, मिस्टर, किसका नाम लिया जाए, किसका नाम लिया जाए, कौन है क्लास में, इसका नाम मैं ले सकता हूँ राहुल, राहुल का नाम ले लेता हूँ. ओके, तो नील एंड राहुल के बीच में क्या हो रहा है सर? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ध्यान से देखें और बात को समझे. नील एंड राहुल के बीच में गुड्स का सेल बाई सेल चल रहा है. तो ऑब्वियस बात है कि अगर नील डिस्ट्रीब्यूटर है तो नील सेलर है, ठीक है. मिस्टर राहुल कौन है? रिसीवर है. सुनो सर बात को. तो नील क्या कर रहा है? गुड्स और सर्विस, कुछ भी हो, गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, ये नील राहुल को सेल कर रहा है. बदले में राहुल क्या कर रहा है? प्राइस ऑफ द गुड्स पे कर रहा है अलॉन्ग विथ जीएसटी. अगर 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसमें अगर 12% का जीएसटी है, तो कुल मिला के 112 राहुल नील के घर में जमा करेगा, मैंने नील को पे करेगा. वेरी सिंपल, आप लोग जानते हो इस तरह का होता है रियल लाइफ में. लेकिन ये जो 12 रुपीज नील ने कलेक्ट किया ना, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये 12 रुपीज लेके गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा. तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. दिस इज द नॉर्मल पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोसेस.
बट यही जीएसटी प्रोसेस जब रिवर्स चार्ज में आ जाता है तब खेल थोड़ा बदल जाएगा। मतलब अगर किसी को रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वही है, बाकी जो भी रहेगा वो तो एग्जाम के लिए। नाउ व्हाट अबाउट रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज में सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, माने जैसे मानो नील कोई ऐसा प्रोडक्ट का बिजनेस करता है कि नील सप्लाई तो कर रहा है, राहुल उसको रिसीव भी कर रहा है, बट हो सकता है कि नील एक्चुअली कोई जीटीए है, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, या फिर कोई कैश्यू नट बेचता है, या फिर नील जो है वो अनरजिस्टर्ड एक बिजनेसमैन है, एक अनरजिस्टर्ड मैंने जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है नील। तो राहुल जो है वो एक रजिस्टर्ड सप्लाई मतलब रिसिपेंट है, रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर नील ही राहुल को सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस। राहुल नील को प्राइस तो पे करेगा, जैसे मानो 100 रुपीज का अगर प्रोडक्ट है, 12% का जीएसटी है, तो 100 रुपीज पे करेगा, बट जीएसटी अमाउंट अपने पास ही रख लेगा। और ये जो 12% है ना, ये राहुल खुद गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा एज ए रिसिपेंट। স্যার আরেকবার বলবেন, বুঝতে পারলাম না। কোন জায়গাটা বল? স্যার ওই যে মানে রেজিস্টার্ড করানো ওই পার্টটা। रजिस्टर्ड माने नील, मान कि तू एक अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड माने जीएसटी में तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, तू एक अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, माने गवर्नमेंट के घर में तेरे नाम का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट राहुल जो है वो तेरे से ही प्रोडक्ट ले रहा है, तेरे से ही प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकता है, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर राहुल को लगता है कि मैं नील से ही प्रोडक्ट परचेस करूंगा, नील एक अनरजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट का सिंपल मानना है जीएसटी पेमेंट कलेक्शन तो मैंने जीएसटी का चार्ज तो होगा, जीएसटी चार्ज तो होगा, बट रिसिपेंट से ले लेंगे, क्योंकि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताता हूँ, ये देखो, लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस नोटिफाइड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ये वाला सेक्शन इस लिस्ट को बताता है जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट में इसका कोड भी है, जैसे टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, हेडिंग चैप्टर में आगे आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। 0801 1404 9010 ये सब कोड होता है, इंटरनेशनल लेवल में काम आता है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, कैश्यू नट सप्लायर, नॉट शेल्ड एंड पील्ड, नॉट शेल्ड एंड पील्ड, अगर कोई ऐसे कैश्यू नट बने काजू बादाम, ठीक है, जो शेल्ड नहीं है और पील्ड नहीं है, ठीक है। सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। रिसिपेंट कौन है? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है, माने जिसका काजू का बागान है, काजू बागान देखे हो? हेलो, काजू बागान देखे हो सर? यस सर। না স্যার। नहीं? अरे सर दीघा जाओ, दीघा जाओ, कुछ नहीं तो दीघा जाओ, ऐसे तो उड़ीसा में बहुत होता है। यस सर। सबसे ज्यादा काजू उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा दिखता है, लेकिन अगर आप लोगों को आसपास में देखना है तो आप दीघा जाके देख सकते हो। दीघा में सिर्फ समुंदर ही देखने के लिए लोग जाते हैं, पर समुंदर एरिया में काजू का खेती सबसे बेहतरीन होता है। काजू का खेती, अच्छा मैं काजू का पेड़ आपको थोड़ा क्लोज व्यू में दिखाता हूँ। एक्चुअली दिस इज काजू, ऐसा होता है देखने में। सब कोई देखा सर काजू का पेड़? नहीं देखा कभी? यस सर, देखा है। अच्छा, आयन तो ये जो देखा है, लटक बाकी रहा है, हाँ बोलो। यही काजू, ये जो लटक रहा है यही काजू है। हाँ, जो जो बाहर है, ये इसका बीज है सर एक्चुअली, ठीक है, और इसका बीज बाहर रहते हैं, आउटसाइड में रहते हैं। नॉर्मली फ्रूट्स का बीज क्या होता है? उसके अंदर रहते हैं, बट काजू का बीज उसके बाहर होता है। और ये जो फ्रूट्स हैं इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बोला जाता है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या नाम से जानते हो, बट हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में झाड़ग्राम, मतलब मेरा नेटिव जहाँ है वहां पर हम लोग इसको ना ये इस वर्ड से बोलते हैं, भैला। समझ रहे हो सर?
हम लोग इसको भैला बोलते हैं, भैला। इवन हम लोग वहां पर लोकल में, आप लोग सुने हो सर, भैला वर्ड सुने हो कोई भी? नॉर्मली झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के पश्चिम साइड में, मैंने झारखंड बॉर्डर एरिया में ये वर्ड यूज होता है। ये खाया जाता है सर। স্যার हाँ অনেকে बोल। কলা গাছের মানে বডিটাকে কেটে ভেলা বানায়। সেটা আলাদা, সেটা তুই যেটা বলছিস ওটা ওটা ভেলা বানায়, ওটা নৌকোর মতো হয় ওই জন্য বলে। बट इस फ्रूट को उस लोकल एरिया में भैला बोलते हैं, इसलिए मैं बोला कि इस फ्रूट का एक नाम है, अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो हम इसको भैला के नाम से जानते हैं। इट्स, बट डोंट नो सर लोकल में और क्या नाम बोलते हैं। बेसिकली काजू का फ्रूट है ये, कैशू का फ्रूट है, बट कैशू इज दिस थिंग, ये नीचे जो लटक रहा है। बट ये फ्रूट खाया जाता है सर। काजू के बागान में जाके कभी अगर आप, नॉर्मली ये सब ना रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है। रेस्ट्रिक्टेड माने काजू का बहुत दाम होता है सर, नो डाउट, सबको पता है। तो काजू का गार्डन जहां होगा आप देखना, वहां पर गार्ड रहता है, फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, ओपनली काजू बागान पूरा खत्म हो जाएगा सर। इसीलिए ऑलवेज काजू का जो एग्रीकल्चर होता है वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, जहां पर पुलिस चौकी वगैरह बना के कोई ना कोई गार्ड होता है वहां पर देखने के लिए। तो हम लोग के वहां पर भी ना ऐसे काजू का बागान होता है, तो हम लोग अगर अंदर जाते हैं ना, तो उनका मानना है कि अंदर जाओ, जितना मर्जी काजू का फल खाओ, माने ये भैला खाओ, बट बाहर आने के टाइम पे ये जो बीज है ना, ये जमा करके जाओ। ये जो सीड्स हैं, जिसको काजू कहते हैं, कैशू कहते हैं, ये जमा करके जाओ। यही सिस्टम था। आजकल उतना में हम लोग के उधर लॉस हो गया बहुत लोगों का, इसलिए लोग नहीं करते, बट ज्यादातर ये इसका खेती सी साइड में अच्छा होता है, सी साइड में। बट उड़ीसा में भैला का मतलब काजू का खेती का ना अलग अलग मिट्टी का कॉन्सेप्ट है, उड़ीसा में बहुत अच्छा होता है सर। उड़ीसा छत्तीसगढ़ का कुछ रीजन है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं, नॉर्मली यही कहना चाह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा काजू के बारे में बता दिए। तो जो नॉर्मली काजू का खेती बनाते हैं ना, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस में इतना ज्यादा झमेला में नहीं डालते हैं। बट जो ये काजू को मार्केट से परचेस करता है, वो परचेसर है। हेलो, काजू काजू का जो बेसिकली ऑक्शन होता है, आपको पता है काजू का बिजनेस कैसे चलता है? ऑक्शन होता है, ऑक्शन में जाके मतलब उसको परचेस करना पड़ता है। अलग अलग काजू का जो ओनर एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो अपना काजू लेके ऑक्शन हॉल में आते हैं, फिर ऑक्शन हॉल में जाके बिडिंग करना पड़ता है, फिर बिड करके क्वालिटी समझना पड़ता है, और तब जाके आप काजू को लॉट में या फिर टन में लेना पड़ता है। टन इस तरह का होता है, क्विंटल। बहुत महंगा सर, बहुत महंगा। आप ही सोचो कि जब हम लोग जाते हैं 100 ग्राम काजू मार्केट से लाते हैं तो क्या दाम पड़ जाता है। हाँ, 100 ग्राम तो बहुत बोल दिया मैंने। लोग नॉर्मली 20-25 ग्राम 50 ग्राम काजू लाते हैं घर के लिए। पायस खीर बनाना है, मिडिल क्लास लोगों का बात कर रहा हूँ, रिच लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ, बात अलग है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। लेकिन मिडिल क्लास लोग तो ग्रोसरी दुकान में जाते हैं ना, जैसे मैं एक बार बचपन में जाके बोला कि 1 किलो काजू, तो दुकानदार ना चौंक गया, बोले तू पागल हो गया, घर पे जाके पूछ क्या, 1 किलो काजू घर पे कोई स्पेशल प्रोग्राम होने पे ही शायद जरूरत पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली कोई नहीं लेके जाता होगा। 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, फिर मैं बोला तुमको जो समझ में आए दो, कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर वो मेरे को अपने हिसाब से 50 ग्राम दिया, तो मैं लेके आया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो भी हो, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, लेकिन इसमें जो रिसिपेंट होते हैं, गवर्नमेंट उसी को जीएसटी कलेक्शन के लिए बुला लेते हैं। तो आओ आप जमा करो, टैक्स जमा करो। बीड़ी, बीड़ी के बारे में जानते हो? बीड़ी सर, बीड़ी बीड़ी पीते हुए लोगों को देखते हो? अरे इंडियन सिगर रे बाबा, लोकल लोग पीते हैं। देखा आप लोग कि नहीं देखा? अरे बीड़ी पीता इंसान नहीं देखा? हाँ सर, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। साउथ देखा फिल्म में ज्यादा पीते हैं नहीं? लोग। साउथ साउथ मूवी में ज्यादा दिखाते हैं। अरे हमारे बंगाल में भी बीड़ी बड़ा चलता है। बीड़ी पत्ता, इसको बेसिकली इसका एक नाम है सर, टेंडू लिव्स बोलते हैं।
ये भी करोड़ों का बिजनेस होता है सर, नशा का चीज है ना, मतलब हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका नशा होता है, लोग नशा करते हैं। सिगरेट से लोगों का क्या नशा होता है, सिगरेट का मतलब डबल है ये, रॉ है एकदम, और ये लोकल है, एकदम लोकल है। जो लोग बीड़ी का नशा करते हैं ना, वो सिगरेट पी के उनको मजा नहीं आता। सिगरेट के अंदर भी एक्चुअली जो रहता है वो भी क्या है, वो भी तो तुम्हारा दोखता होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सिगरेट के अंदर जो रहते हैं मसाला जो होता है, वो भी एक प्रोडक्ट है, वो भी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। बट बीड़ी का पत्ता इट्स लुक लाइक अ सॉल पत्ता की तरह देखने में होता है, बट नॉट दैट सर। ऐसे बनता है बीड़ी, ठीक है। इसके अंदर कुछ मसाला भी डाला जाता है, मसाला इन द सेंस कुछ होता है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता। बट ये जो पत्ता है ना, इसको जलाने से ना एक नशा का चीज होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे देश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का थोड़ा बहुत एरिया, ठीक है, ये सब एरिया में ये टेंडू लिव्स का एग्रीकल्चर होते हैं। ज्यादातर केस में ट्राइबल लोग, ठीक है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उनको आप देखोगे कि ये जंगल में रहते हैं ना ज्यादातर, तो यही लोग इनका एग्रीकल्चर करते हैं। मैंने फॉरेस्ट एरिया में होते हैं, तो इनका जो भी सिस्टम है, पत्ता क्या है कैसे बनता है, बट सिटी में या कोई भी छोटा छोटा शहर में इसका बहुत बड़ा मार्केट है सर, बिग मार्केट। तो बिग मार्केट सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब करोड़ों का डीप बिजनेस होता है। जैसे बंगाल का एक ब्रांड है जीवन बीड़ी बोल के, आप लोगों को शायद थोड़ा सा ऑड लग रहा है सर, आप क्या बात कर रहे हो, बट सर मैं आपको बिजनेस का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत फेमस ब्रांड है, बंगाल में चलता है सर, आपको क्या पता सर, मैं देखा हूँ मेरे दोस्त लोगों को या गांव साइड में लोगों को पीते हुए। ब्रांड का नाम है जीवन बीड़ी बोल के, ठीक है, उसका भी ट्रेडमार्क है सर, ठीक है, जीवन बीड़ी इट्स वेरी पॉपुलर ब्रांड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है, जीवन बीड़ी, ठीक है, जो भी हो, ठीक है, नॉलेज के लिए बताया आपको। पैकेट मिलता है, जो लोग बीड़ी जानते हैं समझते हैं वो समझ जाएगा सर, ये सब बात करना जरूरी है। सर मैं आपको टेंडू लिव्स बताना चाह रहा और उसका मार्केट स्ट्रक्चर बताना चाह रहा, आप इसको नशा पानी से ना जोड़े, ठीक है, लेकिन नॉलेज गैदर करें कि इसका करोड़ों का धंधा चलता है, ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इसलिए गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा टैक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जस्ट एक दो प्रोडक्ट का नाम आपको बता रहा हूँ। टोबैको लिप्स, हाँ, टोबैको का पत्ता, ये भी अलग होता है। टोबैको लिप्स जो होता है इसी को सिगरेट के अंदर डाला जाता है, और ये जो बीड़ी है ये अलग पत्ता होता है। टोबैको लीव्स का आपको ना, अगर आप बड़ा बाजार में, एक बिहारी पट्टी है, मैं वहां पर काफी बार विजिट किया हूँ, मतलब वहां पर बहुत सारे बिहारी लोग, उसको बोलते हैं खटिक बोल के एक जाति है, उनके मतलब बड़ा बाजार जोड़ा बागान और बड़ा बाजार के बीच में, वहां पर हर घर में बीड़ी का मैन्युफैक्चरिंग चलता है, मैंने सॉरी टोबैको का। यस सर। सर आपको कैसे पता सर, रास्ते में चलते चलते देख लेता हूँ, ठीक है, पूछ लेता हूँ, आप भी पूछ सकते हो कि ये क्या है, क्या होता है, पूछ लो क्या जाता है। लेकिन इसमें भी नशा होता है, दोगता खाते हुए नहीं देखा, क्या लेते हैं वो, नॉर्मली लेबर लोग, ड्राइवर हेल्पर लोग ना बहुत करते हैं, उनका एक एक खैनी का डबला होता है, खैनी बोलते हैं उसको, ठीक है, वैसे करके हाथ में घिसता है, उसको चून के साथ मिलाते हैं, फिर ऐसे होंठ को नीचे करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, देखा आप लोगों ने, खैनी खाते हुए देखा लोगों को। देखने में लगता है छोटा सा डबला है, बट उसका बहुत बड़ा मार्केट है सर, ठीक है, नशा का प्रोडक्ट है, सब नशा होता है, सब पेड़ पत्ता ही है लेकिन नशा होता है। तो ये सब नॉर्मली एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, जो ये सब प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। और वो सभी लोग जो भी आज के डेट में इंडिया में काजू का धंधा करेगा, बीड़ी रैपर का धंधा करेगा, टोबैको का बिजनेस करेगा, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ करोड़पति है। मतलब आप क्या सोच रहे हो, सीए छोड़ के बीड़ी का धंधा करने जाओगे? अरे सर बीड़ी का धंधा ना करने जाओ, ऑडिट कर सकते हो चलो छोड़ो सर, समझ गए आप, इतना काफी है। देयर आर मोर प्रोडक्ट्स लाइक दिस, ठीक है, जैसे फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ साइट्रस फ्रूट्स नेमली ऑफ पिपरमेंट, ठीक है, आप और भी, ये पूरा लिस्ट है, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्क अर्न, ठीक है, जिससे कपड़ा बनता है, अरे सिल्क का कपड़ा लड़की लोग बहुत पसंद करते हैं, लड़का लोग का भी होता है, बट लड़की लोग का साड़ी वगैरह बनता है ना, सिल्क साड़ी, है ना, कितना सारा सिल्क होता है, साउथ इंडियन सिल्क, ठीक है, मोगा सिल्क, आपका आसाम सिल्क बहुत पॉपुलर है। आसाम सिल्क के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मोगा सिल्क बोलते हैं, बहुत महंगा आता है सर। आसाम का जो सिल्क है वो सिल्क, आसाम
मोगा सिल्क। सर इतना सारा चीज क्यों दिखा रहे हो सर? नॉलेज के लिए थोड़ा बता दे रहा हूँ ना आपको। आसाम मोगा सिल्क साड़ी प्राइस देखो, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो इंडिया मार्ट में ही बता रहे एक साड़ी का दाम 19,000 टका। ऑनलाइन में अगर आप देखोगे क्या दाम बता रहे, देखो 50,000 के नीचे साड़ी का दाम नहीं है, 50,000 के नीचे साड़ी नहीं है सर। क्या कहते हो, लेना है? ठीक है, एक साड़ी का पीस 50,000। ओरिजिनल मोगा सिल्क लाखों में बिकता है, फॉरेन में चले जाते हैं ज्यादातर। ज्यादातर साड़ी जो है ना फॉरेन चला जाता है। जिसको नॉलेज है साड़ी के बारे में उनको पता है। इसका इसका जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे इतना नॉलेज नहीं है साड़ी के बारे में। इसका जो कपड़ा का क्वालिटी होते हैं और जिस तरह से ये बनता है, वो जब तक देखोगे नहीं ना, ऐसे देख कोई किसी को नॉर्मली देखने का मौका नहीं मिलता। एक स्पेशल एरिया के लोगों को ही इसके बारे में नॉलेज होता है। ठीक है, मोगा सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर, आई डोंट नो ये इसका ये बहुत सीक्रेट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। जहां पर बनता है ना सिल्क से साड़ी, इट्स वेरी सीक्रेट। आप चाहो तो यूट्यूब में थोड़ा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वेरी यूनिक सा। और कुछ ही लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों के अंदर एक पूरा फैमिली होते हैं इनका, उन्हीं बैकग्राउंड के लोगों को ये सब चीज पता है। ये देखो सर, ये जो सिल्क यार्न होता है ना, इसी से बनता है एक्चुअली। ये यही सिल्क को बनाता है, सिल्क ओम बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इसी से आप ये देखे होंगे पेड़ पौधा पे पौधा में, फिर इसका खेती होता है, फिर इसी से सिल्क ओम से सिल्क बनता है इनके, फिर उससे साड़ी बनता है। वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, जो देखेगा नहीं वो समझेगा नहीं। और दाम देख लो आप। सर हम लोग क्या बताऊं आपको, मैं नॉलेज बढ़ाओ सर। दुनिया में क्या है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट बोल के दुकान में जाते हैं और दुर्गा पूजा आते हैं और हमें डुप्लीकेट बोल के बेच देता है, बट ओरिजिनल प्रोडक्ट का सच में बहुत दाम होता है। तो जो भी हो, आप इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स देख लो। रॉ कॉटन, ठीक है, सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट ठीक है, लॉटरी में भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट से लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसका सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट होता है। टिकट का सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट होता है, बट वो टैक्स थोड़ी देता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट है वो टैक्स पेमेंट करेगा। आगे और भी लिस्ट है। ठीक है, समझ गए सर? प्लीज बोलो। थोड़ा एग्जाम्पल हुआ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स देते हैं। ये नील बोझा कैसे की जाए नहीं। हाँ नील बोल। मैंने बड़ा सिंपल सा बात किया सर, कि सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है, जैसे कि रिवर्स चार्ज में जैसे कैशू नट, जैसे बीड़ी पत्ता, ठीक है, जैसे सिल्क yarn, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट में जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जैसे लॉटरी टिकट जो गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं, वो नॉर्मल क्या होता है सप्लायर पे करता है। बट रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर जीएसटी पे नहीं करेगा। जो उसको रिसीव करेगा वो जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट घर में पे करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट का दाम 1,000 टका है और उसमें अगर 18% जीएसटी है, तो 1,000 का 18, ठीक है, ये जीएसटी अमाउंट ना 1,000 टका जो सप्लायर है वो दे देगा। सॉरी, जो रिसीवर है, जो बायर है बेसिकली, बायर सेलर को 1,000 रुपीज पे कर देगा सेल प्राइस, बट जीएसटी अमाउंट अपने पास ही रखेगा और गवर्नमेंट को कलेक्ट मतलब पे करेगा। अगर नहीं करेगा तो गवर्नमेंट रिसिपेंट को आगे पकड़ेगा। नॉर्मल केस में सप्लायर को पकड़ा जाता है, बट रिवर्स चार्ज के केस में रिसिपेंट को पकड़ा जाता है पेमेंट ना करने से। बोलो सर। হ্যালো, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? বলো স্যার, ব্যাপারগুলো বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। আয়া হ্যাঁ ওকে স্যার। প্রিয়া, আয়ান, রাহুল, নীল, Yes, sir. कोनिका, समन्विता, शालिनी, सैनन, सभी को समझ में आ रहा होगा सर। आना चाहिए समझ में, कोई आउट ऑफ वर्ल्ड बात नहीं हो रहा है। बट हाँ ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि ये सब थोड़ा मैच्योर बातें हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब बातें हम लोग नॉर्मल लाइफ में इतना करते नहीं है, क्योंकि बिजनेस के बारे में लोगों को आइडिया कम है। और क्योंकि बिजनेस के बारे में आइडिया कम है तो लोग थोड़ा सा अननोन रह जाते हैं, इग्नोरेंट रह जाते हैं। आगे देखो,
आगे देखो सर, आगे देखो। So what is reverse charge? Typically, the supplier of goods or service pays the tax on supply. Under the reverse charge mechanism, the recipient of goods or service becomes liable to pay the tax. That is chargeability gets reversed. The objective of shifting the burden, ये इसके पीछे क्या कारण है? The objective of shifting the burden of GST payment to the recipient is to widen the scope of levy of tax on various unorganized sectors. Various unorganized sectors to exempt specific class of suppliers and to tax the import of services. Since the supplier is based outside India. मेन पर्पस यही है। जो सर्विस हम बाहर से लेते हैं, इंपोर्टर से लेते हैं, अब अगर मानो इंपोर्टर से सर्विस ले रहे हैं तो इंपोर्टर माने जो फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है सर। हेलो, आज अगर आप फॉरेन कंट्री के बारे में क्या ख्याल है? ऑब्वियसली जो इंडियन टेरिटरी से बाहर है वही फॉरेन कंट्री है, इसीलिए आपको इंडियन टेरिटरी के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं आपको कुछ देर पहले इंडियन टेरिटरी समझा रहा था ना कि व्हाट इज इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी में पूरा समुद्र समझा जाता है कि इंडियन टेरिटरी क्या है। अगर आपको लॉ में ये भी पढ़ा जाता है कि व्हाट इज इंडिया, जान लो सर, पहले भी अगर पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में भारत के बारे में क्या डेफिनेशन दिया है? हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में इंडिया के बारे में क्या लिखा है? जान लो सर। सीए में बन जाता है लोग, लेकिन इंडिया क्या है नहीं जानता। इंडिया माने उसका टेरिटरी, इंडिया माने उसका टेरिटोरियल वाटर, उसका सी बेड माने समुद्र का जो नीचे वाला हिस्सा है, सबसॉइल अंडरलाइन सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ माने समुद्र का नीचे का एरिया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ माने समुद्र का किनारा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मेरीटाइम जोन एज रेफर्ड टू इन द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अदर मेरीटाइम जोन्स एक्ट 1976। माने मेरीटाइम जोन माने जब हम लोग एक देश से दूसरे देश का सिस्टम आ जाते हैं उसको मेरीटाइम जोन बोला जाता है। इवन समुद्र के ऊपर का एयर स्पेस जहां हम लोग अभी हैं उसके ऊपर का आसमान भी भारत है, जो समुद्री एरिया है उसके ऊपर का आसमान भी भारत है। सर ये किसी को बोलना पड़ता है? हाँ सर बोलना पड़ता है। कहाँ लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में भी बोला है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला है, संविधान है सर ये। अब यहाँ पर आपको ग्राफिकली एक प्रेजेंटेशन दिया गया है कि व्हाट इज इंडिया। ये मानो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक है, और ये बेस लाइन है। यहां से टेरिटोरियल वाटर किसको बोलेंगे? 12 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल। चलो इंडिया एक मैप ओपन कर लेते हैं, आपको थोड़ा आसान लगेगा। आई होप कि आपको देखने को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो से फॉर एग्जांपल दिस इज कोलकाता। अच्छा कोलकाता के अंदर इधर तो साइड में इंडिया का बहुत बड़ा एरिया है, बिकॉज इधर अंडमान भी है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाला हिस्सा दिखाता हूँ, तिरुवनंतपुरम वाला इंडियन ओशियन दिखा देता हूँ आपको, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी क्या है? भारत का साउथ में सबसे अंतिम सिटी है ना, और बहुत ही मतलब पवित्र एक शहर है। कभी मौका मिले तो जरूर जाना। वहां पर विवेकानंद रॉक है, जरूर अगर हो सके तो विजिट करके आना। ये सर ये वाला रॉक, ये देखो दिख रहा है, विवेकानंद मेडिटेशन हॉल। स्वामी जी समुद्र के ऊपर तूफानों के अंदर बैठ के, यहाँ पर 1 महीने के ऊपर यहाँ पर बैठ के, आधी तूफान के अंदर समुद्र के अंदर सर, ये समुद्र के अंदर है, ठीक है, तपस्या किया था, साधना किया था, मेडिटेशन में था। तो लोग उनको पागल बोला था, फिर बाद में पता चला स्पेशल स्किल्स रहने से तभी ये संभव है, इसीलिए विवेकानंद इतना लोग मानते हैं स्वामी जी को। चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ आप उसको सुनो कि इंडिया का जो समुद्र छोड़ है, ठीक है, बेस लाइन है, यहां से 12 नॉटिकल माइल एरिया ये भारत होता है इन सिंपल, बिकॉज इसको इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। मतलब ये पानी कंप्लीट वे में इंडिया का है। माने अगर कोई बाहर से कोई जहाज इंडिया के अंदर आता है तो अगर वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर घुस जाता है, से फॉर एग्जांपल एक बोट मानो
ठीक है, एक बोट मानो आ रहा है। अच्छा, आज तो ड्राइंग बड़ा अच्छा हो गया सर, मुझे बहुत खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ड्राइंग दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। अरे वाह सर, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। सर चुप रहो, ज्यादा बोल रहे हो आप। ओके सर, सॉरी। देखो, इस जहाज में तेल लेके ये जहाज इंडिया आ रहा है, या कोई प्रोडक्ट लेके इंडिया आ रहा है, ये अरेबियन सी है। अब ये समुंदर क्रॉस करके ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर में घुसेगा। तो अगर ये इंडियन टेरिटरी में घुस जाता है ना, तो इसको इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर कोई सर्विस आ रहा है सर, सर्विस नॉर्मली सॉफ्टवेयर के थ्रू से होता है, लेकिन जो भी हो, अगर वो इंपोर्ट हो रहा है ना, तो आप मुझे बताओ, कोई अगर ओमान में बैठा है, कोई येमेन में बैठा है, सप्लायर को वहां ढूंढने जाएंगे क्या? हेलो, इंडियन गवर्नमेंट क्या सप्लायर को ढूंढने पहुंचेगा ओमान में, येमेन में, अरब में, हाँ, अफ्रीका में? नहीं ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए जो यहाँ का लोकल रजिस्टर्ड होगा, रेसिपेंट होगा, उसी को टैक्स कलेक्शन के लिए, मतलब पेमेंट के लिए बोला जाएगा। और आपको ये बात समझना जरूरी है कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है। ठीक है, इसीलिए बोला, ये याद रखना सर। इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल। इंडिया का जो कस्टम वाटर है, कस्टम वाटर माने इसके अंदर बोट घुसने से ही इंडिया के टैक्स जोन में आ गया, इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन, 24 नॉटिकल माइल। और 200 नॉटिकल माइल के अंदर अगर कोई भी स्पेशल सिचुएशंस होता है, जैसे मानो कोई माइन आता है, कोई ऑयल ऑयल माइंस मिल जाता है, किसी भी तरह का स्पेशल इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है समुद्र के अंदर, तो उसमें भी इंडिया का हक सबसे पहले है। 200 नॉटिकल माइल, ये सब इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बेस करके बनाया गया है, ऐसा नहीं कि इंडिया अपने मर्जी से करते हैं। और इसके बाहर जो है वो हाई सी है। हाई सी माने ये किसी का नहीं है, ये सबका है। हाई सी माने यहाँ पर किसका पुलिस चलता है? इसमें इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, इंटरपोल का पुलिस। ठीक है, इंटरपोल बोलते हैं वहां पर। सम अंडरस्टैंड कौन मैनेज करता है? इंटरपोल, माने इंटरनेशनल हो गया। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। तो जब भी आपको कोई पूछे, इंडिया एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल, कस्टम वाटर 24 नॉटिकल माइल, मैंने कस्टम वाटर के अंदर आ जाए मैंने टैक्स लाइबिलिटी में पहुंच जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको समुद्र के अंदर मिलता है 200 नॉटिकल माइल के अंदर, तो उसका बेनिफिट इंडिया को मिलता है। ठीक है, यानी इस तरह से अगर सोचो 200 नॉटिकल माइल के अंदर कुछ मिल गया, तो ऐसे 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू कुछ 1.853 किलोमीटर होता है सर, 1.853 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल माइल माने आप हिसाब लगा लो, करीब वही 280 किलोमीटर समथिंग ऐसा। ठीक है, हेलो, ব্যাপারটা বুঝে যাচ্ছে তো? चलो, तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को डेवलप करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ जीएसटी पेमेंट टू द रिसिपिएंट इज टू बी वाइडन द स्कोप ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर माने काजू का खेती करने वाले, काजू खेती माने काजू का जो चाष करता है, चाष माने सर एग्रीकल्चर करता है, तो या बीड़ी का पत्ता का खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है, अब उनको ढूंढने कहाँ जाएंगे सर? हाँ, गवर्नमेंट उनको ढूंढने थोड़ी जाएगा, नहीं नहीं जाएगा सर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी बहुत पैसा है, जिनका नाम गवर्नमेंट के घर में कुछ नहीं है, लेकिन जो इनका रिसिपेंट है, जो परचेस करके मार्केट में सेल करता है स्पेसिफिकली, गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट करेगा। तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जहां गवर्नमेंट वहां का लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, या फिर कोई इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज है जो देश के बाहर से सर्विस इंडिया में दे रहा है, अब इंडिया गवर्नमेंट बाहर नहीं जा सकता सप्लायर को ढूंढने, तो फिर इंडिया में बैठ के ही जो रिसिपेंट है उसको गवर्नमेंट के घर में टैक्स देना पड़ेगा। तो ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ टाइप ऑफ बिजनेस ही है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होता है, जिसका लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, कहाँ चला गया लिस्ट? दिस इज द लिस्ट। प्रोडक्ट में मोटा मोटी 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, और सर्विस में करीब 19 के आसपास।
ठीक है, करीब 19 के आसपास। मैं शेयर करूंगा, आप चाहो तो एक बार जरूर रीड करके रखना। ऐसे पूछेगा नहीं इतना सारा डिटेल्स एग्जाम में, बट फिर भी नॉलेज रखने से आपका ही अच्छा है सर। आप लोग सर फाइनेंस एंड कॉमर्स के ऐसे जगह में आ गए ना जहां पर इतना नॉलेज को घिसा जाता है, किसी भी दूसरे फील्ड में नॉलेज को इतना नहीं घिसता। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट कभी एमबीए भी कर रहा है, कोई बहुत सारे लोग, ठीक है, सीएसईएमए के साथ साथ या कंप्लीट के बाद, वहां पर भी इतना नहीं बोला जाता जितना आप सीएसईएमए में जान लेते हो। ठीक है सर, क्यों सर, इतना क्यों सर? यही तो है, तभी तो ये बन पाता है प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर बनने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है सर। अच्छा, व्हेन इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल? सेक्शन याद रखना, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ कहाँ? सेंट्रल जीएसटी माने सीजीएसटी। बेसिक्स में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा के रखा, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी के डिफरेंस। मस्ट गो थ्रू इंट्रोडक्शन क्लास, रिवाइज। Section 9 subsection 3, section 9 subsection 4, section 9 subsection 5 of central GST and state GST acts governed the reverse charge scenario for intrastate transaction. Intrastate माने जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर माने वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको इंट्रास्टेट बोलेंगे। ओडिशा के अंदर माने ओडिशा के अंदर, ठीक है। बिहार के अंदर माने बिहार के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट या फिर एक सिटी से दूसरा सिटी, दैट इज कॉल्ड इंट्रास्टेट। और इंटरस्टेट माने जब वेस्ट बंगाल से ओडिशा, ओडिशा से बिहार, बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कश्मीर, कहीं भी चले जाओ, क्या दिक्कत है? चलो, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफाइड बाय सीबीआईसी। सर सीबीआईसी कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये जो आप लोग जीएसटी का पढ़ाई करते हो ना, इस जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इसका नाम है सीबीआईसी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ, मौका मिलते ही इसके साइड में विजिट करना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, देश का जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस कैसे तय होगा। इवन जो लोग यूपीएससी क्रैक भी करते हैं, उन्हें सीएसईएस सीएमए कर लिया, फिर यूपीएससी क्रैक करके यहाँ पर जाके इसको चलाता है सर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलता है, आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं। क्या होता है सर? आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, सरकारी एग्जाम होता है ना, वो एग्जाम देके ये डिपार्टमेंट चलाया जाता है, जिसको बाबू बोलते हैं ना हम लोग, आमला, ठीक है, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और जीएसटी प्रैक्टिशनर का एक एग्जाम भी होता है, वो भी इनके थ्रू से होता है। बाकी नॉर्मली सीएसईएस सीएमए ही होते हैं जो जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं, बट इनका जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉलेज रखना सर, नॉलेज में कमती ना करे, दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर कहाँ का बात कहाँ करता है, लेकिन सर क्या करे? अगर ये नहीं बोलूंगा तो फिर आप बोलेगे सीबीआईसी कौन है? कौन है तू, कौन है तू, कहां से तू आया? अरे भाई कौन है जान लो। अच्छा, as per the powers conferred in section 9 subsection 3 of the CGST Act, the CBIC has issued a list of goods and service on which reverse charge is applicable. लिस्ट तो मैं बार बार दिखा रहा हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल दिया है, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ। सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू ए रजिस्टर्ड डीलर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि नील मानो, नील ओके एंड राहुल। राहुल कोलकाता में, कोलकाता बेस्ड एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, और नील जो है, नील गुस्सा मत करना, झारखंड के जंगल में बीड़ी का खेती करता है। बीड़ी एग्रीकल्चरिस्ट। हेलो, नील राग कोहली ने की? अरे आप लोग, नील को मेरा आवाज आ रहा है, नील को गुस्सा आ जाएगा, नील बोलेगा हम पढ़ेंगे नहीं। राहुल को कोलकाता में बना दिया और नील को, अनिल राग कोहली। আচ্ছা ঠিক আছে। না না রাগ করবো কেন? ঠিক আছে, না তোকে আমি ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে বিড়ি পাত্তার ব্যবসা করতে বলছি, তো তুই বলবি স্যার আর কিছু এক্সাম্পল পেলেন না। ওকে দেখো,
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ऐसे मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ पहले ही। क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ चला गया, ये वाला। अब नील जो है वो अनरजिस्टर्ड है और राहुल जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये रिवर्स चार्ज में काम करेगा। और ये कहाँ बोला गया है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST एक्ट स्टेट्स दैट इफ ए वेंडर इज नॉट रजिस्टर्ड, वेंडर माने सेलर, विक्रेता, वेंडर माने जो सेल करता है उसे वेंडर कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड बहुत यूज होता है सर। आप लोग अगर आगे जाके कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, टैली, SAP, वहां सब देखना सेलर को बार बार वेंडर वेंडर करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये वर्ड बार बार मिलेगा आपको। The section 9 subsection 4 of the CGST Act states that if a vendor is not registered under GST, supplies goods to a person registered under GST, then reverse charge would apply. This means that the GST will have to be paid directly by the receiver. Directly by the receiver, माने Rahul should pay the GST to the government. ठीक है? The registered buyer who has to pay GST under reverse charge has to do self invoicing for the purchase method. उसके लिए self invoice build करेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। self invoice माने सिंपल बातें हैं कि नॉर्मली क्या होता है जब कोई सप्लायर, नॉर्मल बात कर रहा हूं सर, नॉर्मल बात में क्या होता है इन ए नॉर्मल सिनेरियो, जब आप किसी को कुछ चीज बेचोगे, ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में मानो नील भी कोलकाता से है, राहुल भी कोलकाता से है, तो नॉर्मल सिनेरियो है और नील राहुल को कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो इनवॉइस कौन रेज करेगा? जो सेल करता है वही ना, माने जीएसटी बिल रे बाबा, इनवॉइस माने जीएसटी बिल। तो नील राहुल को इनवॉइस बिल जनरेट करके देगा और राहुल उस पर पेमेंट करेगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बोल रहा है, राहुल को बोल रहा है नील जो है वो तो जंगल में, झारखंड के जंगल में बीड़ी का पत्ता बना रहा है। अब राहुल रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर इनवॉइसिंग क्या करना है, सेल्फ इनवॉइस करना होगा, खुद ही एक इनवॉइस जनरेट करेगा और फिर गवर्नमेंट के घर में टैक्स अमाउंट जमा करेगा। इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है, नहीं तो आईटीसी वगैरह में हेल्प नहीं होता। आगे आगे बताऊंगा, इनवॉइस के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे, दूसरा चैप्टर आएगा सर, ओके। सेल्फ इनवॉइसिंग के बारे में फिर से चर्चा करेंगे, इट्स अ वेरी स्पेशल टॉपिक, कैसे होता है कैसे नहीं होता है मैं बताऊंगा आपको। इन इंट्रास्टेट परचेस माने से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल, CGST and SGST have to be paid under reverse charge mechanism by the purchaser। मतलब अगर वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, से फॉर एग्जांपल सर कहाँ घुमाओगे, अरे बहुत जगह है घूमने का, जंगल सिर्फ झारखंड में है कौन बोला, बंगाल में भी जंगल है। मानो कोलकाता से, अरे मेरा गांव है यहाँ, मतलब मेरा मतलब नेटिव टाउन है झाड़ग्राम, अच्छा इधर भी जंगल है, तो मानो कोलकाता में राहुल है, ठीक है, ये मेरा नेटिव टाउन है, इधर से आप थोड़ा सा इधर चले जाओ, पुरुलिया बोल के डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, ये भी वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर भी आपको जंगल पहाड़ सब मिलेगा। तो नील को मानो इधर रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीड़ी पत्ता बन जाएगा। राहुल इज इन कोलकाता, द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, कम से कम 200 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन एक बात समझो, यहाँ पर नील कहाँ है, नील इज इन पुरुलिया, ओके, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। अब कोई बोलेगा सर हमको पुरुलिया नहीं पता, अरे घूमने जाओ, बहुत सुंदर जगह है, एक हिल्स है उसका नाम है अयोध्या हिल्स, बहुत सुंदर है, ठीक है, इट्स कनेक्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ रामायण, ठीक है सर जाना सर। माइथन, हाँ माइथन, हाँ माइथन एक्चुअली झारखंड और बंगाल के बीच में, आई थिंक माइथन झारखंड में आता है, बट बॉर्डर है, बॉर्डर है, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल आई नो। बट क्योंकि मैं यहाँ पर, सुनो सर, यहाँ पर हम लोग टूरिज्म थोड़ी खोले हैं। मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर, नील जहां पर रहते हैं वो बीड़ी पत्ता बनाने का लिए वहां पर रहते हैं, राहुल यहाँ पर बीड़ी पत्ता परचेस करके सोसाइटी में सेल करता है, टेंडू लिव्स बीड़ी रैपर बेचता है। माने सिटी में, कोलकाता सिटी में जितना बीड़ी बीड़ी पत्ता बिकता है दुकान दुकान में, या कोलकाता के आसपास के एरिया में, मतलब एकदम हावड़ा, कृष्णनगर, कल्याणी, सब जगह में, बर्धमान में भी बेचता है, बहुत कमाता है, करोड़ों कमाता है राहुल, ठीक है।
लेकिन ये ट्रांजैक्शंस अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो हम इसमें राहुल क्या करेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करेगा। बट यही चीज अगर स्टेट बदल जाता, अगर यही नील पुरुलिया में ना रह के अगर चाईबासा में रहता या सिंहभूम रेंज में रहता, झारखंड या उड़ीसा में चक्रधरपुर में रहता, तब ये स्टेट बदल जाता, क्योंकि तब वो और बंगाल के अंदर नहीं है, तब उसमें आईजीएसटी चार्ज होता। ठीक है, बिकॉज इंटर स्टेट में आईजीएसटी होता है। ये कहाँ में बोला, ये सब बोला हुआ है, ये सब मैं कहाँ बोलता हूँ सर, इंट्रोडक्शन में। इसीलिए जीएसटी का इंट्रोडक्शन या बेसिक्स पढ़ लो सर, कितना सुंदर सी कहानी है, कहानी जानो ना, जीएसटी का रामायण महाभारत जानो। ठीक है, मजा आ जाएगा सर। आगे देखो सर, तो इन इंट्रा स्टेट परचेज सीजीएसटी एसजीएसटी हैव टू बी पेड। अगर 18% जीएसटी रेट होता है ना, तो 9% सीजीएसटी के नाम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, और 9% एसजीएसटी के नाम पे जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। तो 9% गोज टू नरेंद्र मोदी एंड 9% गोज टू ममता दीदी। ठीक है, माने इस तरह से ही होता है सर। अच्छा, तो अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द परचेजर, परचेजर माने राहुल जो कोलकाता में, इन द केस ऑफ इंटरस्टेट परचेस द बायर्स हैज टू पे आईजीएसटी। माने राहुल तब क्या करता, अगर ये राहुल झारखंड से परचेस करता, माने नील जो है वो बंगाल में नहीं, वो झारखंड में, वो उड़ीसा में है, वो छत्तीसगढ़ में है, जहां जहां जंगल है, जहां जहां तेंदू लीव्स या बीड़ी का पत्ता मिलता है, नील वहां वहां रह सकता है। तो मैं मान के चला नील इज फ्रॉम झारखंड एंड झारखंड इज अ डिफरेंट स्टेट। तो जब झारखंड से वेस्ट बंगाल आएगा, स्टेट बदल जाएगा, और इसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलेंगे, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आईजीएसटी चार्ज होता है। तो आईजीएसटी में क्या है, आईजीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करता है 18%। ठीक है, जो भी जीएसटी अमाउंट होगा, अगर 1 लाख का प्रोडक्ट होगा तो 1 लाख पे 18%, 18,000 जीएसटी राहुल को गवर्नमेंट के घर में जमा करना है। और बाद में आप बोलोगे सर ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, नहीं सर, इसका हिस्सा बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है। उसका पूरा रूल्स रेगुलेशंस है, स्टेट कोई बोका नहीं है जो अपना हिस्सा छोड़ देगा। और ममता दीदी तो अपना आंदोलन कर लेगा सर, हाँ, दिल्ली में जाके धरना में ना बैठ जाए। सर अकेला ममता दीदी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ममता दीदी का नाम तो मैं इसलिए लिया ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, बिकॉज ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, बट कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, उसको अधिकार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अब लाइबिलिटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लाई करते हैं, मैंने जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करके देता है। अरे बोलो, कहानी समझ में आ रहा है? देखो सर, मैं काफी डिटेल्स में बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, यस सर। समझना तो चाहिए। थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, दुनिया खुल जाएगी। यस सर, ऐसे फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना, दिल खोल के देखो दुनिया खुल जाएगी, वैसा ही है। दिमाग ओपन करो थोड़ा, देखो ना सर, मोबाइल के बाहर भी दुनिया है। ठीक है, सारा दिन तो मोबाइल में ही हाथ रहता है ना, मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है, उससे निकलो सर। हाँ, मैं मोबाइल चलाने में मना नहीं करता, बट प्लीज अपना पूरा ब्रेन को ना सारा दिन मोबाइल में ना चिपका के मत रखो, रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल आपको कुछ दे भी सकता है और आपसे बहुत कुछ ले सकता है। जो लोग सारा दिन मोबाइल में अटका हुआ है, और वो भी बेकार कामों में, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। सर कैसे? सर आंख खत्म होगा, ब्रेन सबसे ज्यादा डैमेज होता है। मैं देखता हूँ सर, मेरे सामने यूथ घूमता रहता है, मेरे घर पे भी है 2-4। आई नो कि ज्यादा मोबाइल चलाते चलाते क्या हालत हो रहा है, पूरा एबनॉर्मल बिहेव करता रहता है। कभी कभी मन करता है लगा दो थप्पड़, फिर सोचता हूँ बड़ा हो गया, नहीं नहीं लगा सकते थप्पड़, गलत ले लेगा। अच्छा, गवर्नमेंट तो नोटिफाई कर दिया ना सर किस गुड्स में ये प्रोविजन से अट्रैक्ट होगा, और टाइम टू टाइम और भी बताता रहता है। इन द रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट माने जो जहां पर घर बनता है ना सर, इन द रियल एस्टेट सेक्टर प्रोमोटिंग करके जो घर बनाया जाता है, द गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट द प्रोमोटर शुड बाय
inward supplies to the extent of 80% from registered suppliers only. Suppose the purchases from registered dealers shortfall 80%, then promoter should GST add 18% on the reverse charge to the extent short of 80% of inward supply. However, if the promoter purchases cement from an unregistered supplier, he must pay tax at 28%. The calculation is to be done irrespective of the 80% calculation. सर ये क्या हो गया? ये थोड़ा गजब है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. इसके लिए ना रियल एस्टेट सेक्टर का एक पूरा स्पेशल केस स्टडीज करवाना पड़ेगा. रियल एस्टेट सेक्टर का एक पूरा केस लॉ है जो मैं चर्चा करूंगा आपके साथ. रिवर्स चार्ज के अंदर ही आता है पूरा रियल एस्टेट का ना एकदम. जैसे एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और एक होता है रियल एस्टेट एजेंसी. दिस वन जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर. और यहाँ पर होता क्या है इसके ऊपर ना एक पूरा स्पेशल डिस्कशन करना पड़ेगा. फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देके रखता हूँ. क्या होता है रियल एस्टेट सेक्टर में? द गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट द प्रोमोटर शुड बाय इनवर्ड सप्लाई. इनवर्ड सप्लाई माने पहले मुझे बताओ, इनवर्ड सप्लाई माने सेल्स रिटर्न नहीं सर. परचेज रिटर्न. इनवर्ड सप्लाई माने परचेस करना. हेलो. आउटवर्ड सप्लाई माने सेल करना और इनवर्ड सप्लाई माने परचेस करना. ठीक है, बात को समझे. आप लोग अकाउंट्स का वो वर्ड को थोड़ा गलत कर रहे हो सर. परचेज इनवर्ड एंड सेल्स इनवर्ड. हेलो, परचेज इनवर्ड एंड सेल्स इनवर्ड, जिसको आप लोग परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बोलते हो. ठीक है, परचेज आउटवर्ड सेल्स आउटवर्ड. नो सर, यहाँ पर बात ऐसा नहीं है. इनवर्ड सप्लाई माने परचेज. तो सर जैसे मानो फिर से एग्जांपल लेता हूँ, नील एंड अगेन राहुल. अच्छा राहुल, चलो ठीक है, नील एंड राहुल ही चलो ठीक. तो नील एंड राहुल, यहाँ पर राहुल जो है ये प्रोमोटर है. तो इन द रियल एस्टेट सेक्टर राहुल क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाता है, प्रोमोटिंग करता है. तो जो प्रोमोटिंग करने के लिए राहुल को जो भी सप्लाई जरूरत पड़ता है खरीदने के लिए, टोटल सप्लाई का कम से कम 80% रजिस्टर्ड सप्लायर से लेना पड़ेगा. रजिस्टर्ड सप्लायर मैंने जैसे मानो नील कौन है? नील को मैं अनरजिस्टर्ड मान लेता. और रजिस्टर्ड कौन है? मानो आयन को ले लेता हूं. आयन मानो रजिस्टर्ड है. तो राहुल एज ए प्रोमोटर अपने बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए, प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सारा सामान रजिस्टर्ड से ले कम से कम 80%, टू द एक्सटेंट ऑफ 80% रजिस्टर्ड से बाई करे. सपोज द परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर 80% से कम हो जाए, then the promoter should GST at 18%. तब प्रोमोटर को खुद अपने पॉकेट से जीएसटी देना पड़ेगा, वो भी रिवर्स चार्ज बेसिस में, जितना कम पड़ेगा, टू द एक्सटेंट शॉर्ट ऑफ 80% इनवर्ड सप्लाई. माने अगर मानो प्रोमोटर का एक बिल्डिंग बनाने में 1 करोड़ का खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, तो 1 करोड़ का जितना परचेज प्रोमोटर करेगा उसका 80% कितना होता है? 80 लाख. और ये 80 लाख का जो इनवर्ड परचेज है ये रजिस्टर्ड से करना चाहिए, माने आयन से करना चाहिए. लेकिन अगर ये 80 लाख से कम, मानो कि 10 लाख का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो राहुल ने नील से परचेज किया और नील जो है वो एक अनरजिस्टर्ड है, तो इसके रिगार्डिंग जो जीएसटी है, ये राहुल को पे करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट नील को नहीं जानता. आयन के केस में आयन को गवर्नमेंट जानता है बिकॉज आयन रजिस्टर्ड है, आयन के नाम पे स्पेशल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है. राहुल तो है ही, बट नील एक अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है जीएसटी के अंदर. तो जितना शॉर्टफॉल होगा वो प्रोमोटर को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा. अगर 10 लाख शॉर्टफॉल है तो 10 लाख, 20 लाख है तो 20 लाख, माने 10 लाख 20 लाख नहीं, उसके ऊपर जीएसटी, गवर्नमेंट को घर में जमा करना, वो भी 18% रेट में. तो यहाँ पर प्रोमोटर कौन था? प्रोमोटर यहाँ पर रिसिपेंट है, सप्लायर ऑफ रिसिपेंट ऑफ गुड्स है ना, तो उसी को देना पड़ रहा है. However, if the promoter purchase cement from unregistered supplier, अगर सीमेंट अनरजिस्टर्ड से लेता है तो उसको 28% देना पड़ेगा, माने सीमेंट छोड़ के दूसरा चीज 18%, लेकिन सीमेंट लेगा और इन दैट केस 80% का कैलकुलेशन भी नहीं देखा जाएगा, माने शॉर्टफॉल कितना हुआ,
सीमेंट के केस में जितना भी आप सीमेंट परचेस करोगे पूरा के पूरा ऊपर 28% राहुल को खुद के पॉकेट से इन द सेंस उसी को देना पड़ेगा, बिकॉज अनरजिस्टर्ड को गवर्नमेंट ढूंढने नहीं जाएगा, उसी का खर्चा भी उसी का है। अगर मानो 1 लाख का सीमेंट परचेज किया अनरजिस्टर्ड से, तो 1 लाख का 18%, सॉरी 28% जितना होता है 28,000, 28,000 ये प्रोमोटर को गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ेगा। मैंने कहना यही चाहता है कि अगर आप एक प्रोमोटर हो, रियल एस्टेट में आपका काम है, तो आप रजिस्टर्ड से ही काम किया करो, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, मैं बोल दिया। चलो आज रियल एस्टेट सेक्टर भी कवर कर लिया, इसका डिस्कशन आगे भी होगा, इसका डिस्कशन मेरे स्टडी नोट्स के अंदर भी आपको मिलेगा, जो ज्यादा डिटेल्स में है वहां पर भी मिलेगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ ऑल्सो, ठीक है। बट इसके अंदर आपको थोड़ा और भी डिटेल्स मिल जाएगा, कोई बात नहीं, जब मिलेगा तब देख लेना। বোঝা গেছে প্রমোটারের ব্যাপারটা कि कब उसको when promoter should pay GST in reverse charge mechanism, मैंने बेसिकली अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड से काम करोगे तो अपने पॉकेट से गवर्नमेंट के घर में, नॉर्मली नहीं देना पड़ता, इट्स अ स्पेशल सिनेरियो है। The promoter is liable to pay GST on reverse charge basis on TDR और floor space index, ठीक है। ये एक्चुअली रियल एस्टेट सेगमेंट में यूज होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स सप्लाइड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 इवन if a landowner is not engaged in regular business of land related activity, transfer of development right, TDR माने ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, माने एक्चुअली क्या है ना, जब कोई प्रोमोटर प्रोमोटिंग करता है तो प्रोमोटिंग अपने जमीन पे थोड़ी करता है, प्रोमोटिंग किसी ना किसी नॉर्मल रेसिडेंट के एरिया में होता है। प्रोमोटर को क्या करना पड़ता है, नॉर्मल रेसिडेंट से वो प्रॉपर्टी परचेस करना पड़ता है। परचेस बने परचेस नहीं, एक्चुअली कभी भी प्रोमोटर किसी का जगह खरीद नहीं सकता, हाँ खरीद सकता है, बट अगर वो प्रोमोटिंग पर्पस में ले रहा है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, जो ओरिजिनली उस एरिया का उस लैंड का ओनर है उसका ओनरशिप कभी नहीं जाता। प्रोमोटर कभी भी किसी लैंड का ओनर को उसके लैंड से ओनरशिप से हटा नहीं सकता, उसको ना ट्रांसफर किया जाता है डेवलपमेंट राइट, कि भाई ये मेरा जमीन है। कोलकाता में क्या हो रहा है, कोलकाता में जिसका भी पुराना बिल्डिंग है वो अपना पुराना बिल्डिंग कुछ क्या कर रहा है, पुराना बिल्डिंग को ठीक ठाक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ठीक करने में खर्चा बहुत है और कुछ प्रॉपर इनकम नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोमोटर को दे दे रहा है। प्रोमोटर क्या करेगा, उस जगह को राइट ले लेगा, अब उसमें वो 5 तला 7 तला बिल्डिंग बना देगा, फिर 50% बेच देगा दूसरे लोगों को और 50% या 40% जो भी डील होगा वो लैंड ओनर को दे देगा। कि ताई হয় तो নাকি রে, जरा कोलकाता থেকে আছিস তারা জানে, जो लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी सिटी से बिलोंग करते हैं, दे मस्ट नो कि कैसे प्रोमोटिंग वर्क चलता है। अगर नहीं पता तो आसपास में खबर लगाओ कि क्या डील हुआ है, कोई बोलेगा नहीं लेकिन पूछो तो पता लगेगा कि प्रोमोटर जब लैंड लेते हैं तो लैंड का ओनरशिप प्रोमोटर को नहीं जाता, उसका ओनरशिप राइट मतलब डेवलपमेंट राइट मिलता है। सर कितना कुछ जानने को है, माथा खराब कर देगा। हाँ सर माथा तो ऐसे ही खराब है सबका, और खराब कर रहा है। तो promoter is liable to pay GST on reverse charge basis on TDR or floor space index supplied on or after 1 April 2019 even if a landowner is not engaging the regular business। तो obvious बात है कि लैंड ओनर एक साधारण इंसान होंगे, उनके पास इतना पैसा होता तो प्रोमोटर को थोड़ी देता। लैंड ओनर कोई अंबानी बंबानी अदानी थोड़ी है, नॉर्मल है, मतलब बहुत मेहनत करके हैंड टू माउथ चलता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट बाय सच एन इंडिविजुअल टू द प्रोमोटर इज लायबल टू जीएसटी। अब इसमें जितना भी प्रोमोटर पेमेंट करेगा, से फॉर एग्जांपल चलो राहुल का कोलकाता में एक पुराना घर है, ठीक है, नील यहाँ पर प्रोमोटर में, चलो नील तेरा प्रमोशन हो गया तो प्रोमोटर बन गया। अब राहुल अपना प्रॉपर्टी जो है वो नील को देना चाहता है, डेवलपमेंट राइट टीडीआर देना चाहता है। अब उसके लिए राहुल क्या करेगा, नील को पेमेंट करेगा, से फॉर एग्जांपल 20 लाख का डील हुआ है। अब इस 20 लाख एक्चुअली राहुल नील को पे करेगा,
सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नील राहुल को पे करेगा, ठीक है, गलत बोल दिया सर, एरो गलत हो गया, नील प्रोमोटर है ना, तो नील राहुल को पे करेगा, और इस 20 लाख पे जितना जीएसटी होगा उसको प्रोमोटर को ही देना पड़ेगा, as it's considered as supply of service under section 7 of the GST Act. Also in case of outward supply of TDR by one developer to another, माने अगर एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को अपना डेवलपमेंट सेल करता है, ठीक है, इसको आउटवर्ड सप्लाई बोलेंगे, माने सेल है सेल, तब भी जीएसटी लगता है 18%, ये भी रिवर्स चार्ज। एक डेवलपर जब दूसरे डेवलपर को प्रॉपर्टी सेल कर देता है उसमें भी 18% जीएसटी चार्ज करेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज में होगा। रिवर्स चार्ज में माने, रिवर्स चार्ज माने सर जो रिसिपिएंट है उसे देना पड़ेगा, जो रिसिपिएंट है उसे देना पड़ेगा। अब आपको यहां पर लग रहा है सर यहां पर प्रोमोटर पेमेंट कर रहा है किसको, लैंड ओनर को, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है कि लैंड ओनर यहां पर अपना सर्विस सप्लाई कर रहा है किसको, प्रोमोटर को, माने अपना लैंड को यूज करने का सर्विस दे रहा है कि भाई मेरा लैंड आप लो, बदले में मेरे को राइट का एक अमाउंट दो, आप उस पर बिल्डिंग बनाओ, 20 लाख 50 लाख जो भी डील होगा उसके हिसाब से मुझे दे दो, और बदले में प्रोमोटर उस पर जो भी जीएसटी अमाउंट होगा गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, बिकॉज ही इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस लैंड ओनर नहीं रे बाबा, प्रोमोटर है, बिकॉज प्रोमोटर के पास अपना जमीन नहीं है, जमीन किसी ना किसी पब्लिक का है। हेलो, अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे कोलकाता में अलग अलग एरिया में, जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ केष्टपुर एरिया में रहता हूँ, तो केष्टपुर में चारों तरफ मेरे आसपास में सब प्रोमोटिंग चल रहा है, इसी तरह से होता है, ठीक है। आप किसी भी कोलकाता के पुराने एरिया में चले जाओ, जैसे पहले मैं इधर रहता था श्याम बाजार एरिया में, तो श्याम बाजार में भी, हाथी बागान श्याम बाजार में भी ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हर जगह में जहां देखो वही सिस्टम है, बट आपको पता होना चाहिए चलता क्या है, खेल क्या है। ओके, रिवर्स चार्ज इस तरह से काम करता है, मैं आपको एकदम केस लॉ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर माने फ्लिपकार्ट अमेजन का बात करेंगे, ओला उबेर का बात करेंगे, ठीक है, इनका क्या है, ये भी रिवर्स चार्ज में आता है सर, मेक माई ट्रिप, ओयो रूम सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम क्वेश्चन भी करेंगे सर, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, एग्जाम में कैसा कैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोविजन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, सब बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। बट आपको मैं आशा करूंगा कि आज आपको मैं इतना तो जरूर कर पाया कि आपके मन में रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट पूरा घुसा दिया, ठीक है, इतना मैं आशा करके जाऊंगा सर आज। हाँ सनोन, अयन, बोलो सर, नील, प्रिया, राहुल, समोनिका, शालिनी, समझ आया सबको, बुझते पेरे जैसा भाई? Yes, sir. ठीक है सर, ये जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाया, ये नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे लास्ट दिन पीजीबी का भी एक शॉर्ट नोट्स दिया सेक्शन 36 के ऊपर, Yes, sir. 36. है ना, सेक्शन 36, वैसे ही एक शॉर्ट नोट्स आज भी रेडी किया, ये भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, और तो मेन जो बड़ा स्टडी नोट्स है वो भी शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो, नेक्स्ट क्लास में आरसीएम रिलेटेड और चार्ज अंडर जीएसटी रिलेटेड बाकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। एक बात सुन के जाओ सर, जीएसटी बहुत कोर एरिया से बात करता है, माने आपका अगर प्रैक्टिकल सेंस अच्छा नहीं रहेगा, अगर सर अच्छा कैसे बनेगा सर, समय लगेगा बनाने में, बट कोशिश करो, आप लोग अभी छोटे हो, आई अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे अपना बिजनेस स्किल डेवलप करो, चारों तरफ क्या हो रहा है, ठीक है, बिजनेस कैसे बनता है, किस तरह का बिजनेस है, ठीक है। मैंने अपने आप को मैं क्या बोला, मोबाइल में अंदर रीले देखना बंद करो सर, ठीक है, रातों रात रील देखते देखते लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, रील ना देख के, अच्छा रील भी देखना है तो जरूरत का देखो, लेकिन कोई देखेगा नहीं, अच्छा चीज का रील बहुत कम लोग देखता है, मे भी हो सकता है, मैं सबको दोष नहीं दूंगा, कोई कोई है जो थोड़ा अच्छा काम करते हैं, बट कोशिश करो अपना दिमाग थोड़ा रियल लाइफ में फोकस करने का, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है सर, आज इतना ही है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करें। बाय सर, गुड नाइट। Thank you, गुड sir. नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।